एपिसोड 271 टू 280। अध्याय 271 हुआन गांव लौटना। जियान चेन ने बाकी बचे बक्सों को खोलना जारी रखा, लेकिन उसे कहीं भी कोई राक्षस कोर नहीं मिला। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसके बाद हर बक्से में केवल तोपों के पुर्जे ही अलग अलग आकार और प्रकार में मिले। हालांकि 4 मीटर लंबी तोपों में से केवल 2 ही मिलीं। इससे जियान चेन ने अनुमान लगाया कि इनसे केवल 2 तोपें ही बनाई जा सकती हैं। हालांकि इन 2 उन्नत श्रेणी की तोपों की खोज से जियान चेन बेहद खुश था। चिंता की बात सिर्फ ये थी कि उसे जादुई क्रिस्टल तोपों को जोड़ने का तरीका या उनके किस हिस्से का क्या काम है, इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसके लिए तो ये सारे हिस्से मानो का बाढ़ ही थे। छोड़ो इसे, अभी इसके बारे में चिंता न करना ही बेहतर है। मैं उस समय का इंतजार करूंगा जब मैं तोपों को जोड़ना सीख सकूंगा। जियान चेन ने मन ही मन बुदबुदाया। इसके बाद उसने बक्सों में रखे सभी पुर्जों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने स्पेस रिंग में रख लिया। फिर वह अपने द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवर पर सवार होकर उस स्थान से चला गया और चांदी की धारी वाले सुनहरे सांप के जहर से मारे गए सैनिकों को वहीं छोड़ गया। हालांकि उस दांत का जहर अभी अपनी पूरी ताकत में नहीं था, फिर भी वह बेहद घातक और खतरनाक था। इतने कम समय में ही कमांडर के अलावा कोई भी जीवित नहीं बचा और सभी सैनिक मारे गए। कमांडर भाग निकला था। जियान चेन आधे दिन तक जादुई जानवर पर सवार होकर तीव्र गति से चलता रहा, जब तक कि उसे सैनिकों को मारने के स्थान से 500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा जंगल दिखाई नहीं दिया। अंततः जंगल में रुककर जियान चेन ने स्वयं को ठीक करने के लिए दीप्तिमान संत शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जियान चेन की जन्मजात शक्ति अत्यंत प्रबल थी। वेक सिटी के पूर्व रेडियंट सेंट मास्टर की तुलना में रेडियंट सेंट फोर्स पर उनकी महारत कम से कम 2 स्तर ऊपर थी। महज 2 घंटे में ही वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इसके बाद जियान चेन को एक धारा मिली और वह उसमें कूदकर खुद को धोने लगा। मुझे नहीं लगा था कि उनमें से कोई बच निकलेगा। चूंकि वह वायु तत्व का पृथ्वी संत गुरु था, इसलिए अगर वह भागना भी चाहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी गति उससे कहीं धीमी है। जियान चेन नदी के पानी में खुद से बुदबुदाया। अच्छा हुआ कि मैंने अपनी पहचान जाहिर नहीं की। अगर कमांडर को खबर फैल जाती तो वेक सिटी में मेरी पहचान तुरंत उजागर हो जाती। उस हालत में फ्लेम मर्सिनरीज पूरी तरह से खत्म हो जाते। ये सोचकर उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन उसकी पहचान गुप्त रखी गई थी, इसलिए वह मन ही मन खुश हो सकता था। साफ कपड़े पहनने के बाद जियान चेन ने पास के पेड़ के नीचे से 5 स्पेस रिंग्स उठाईं और उनके अंदर की वस्तुओं का निरीक्षण करने लगा। इन 5 स्पेस रिंग्स में से एक जिया कबीले के मुखिया की थी, जबकि बाकी 4 हाल ही में दिवंगत हुए सेनापतियों की थीं। शिया कुल के मुखिया के पास बैंगनी सिक्कों का एक बड़ा ढेर था, जिनकी संख्या 1000 से अधिक थी। इसके भीतर विभिन्न मूल्यों के सिक्कों के कई अन्य ढेर भी छिपे हुए थे। इसके अलावा उनके पास 100 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर, कई 100 क्लास 3 मॉन्स्टर कोर और अतुलनीय रूप से बड़ी संख्या में क्लास 2 मॉन्स्टर कोर भी थे। अचानक जब जियान चेन ने स्पेस रिंग के अंदर रखी एक वस्तु देखी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। स्पेस रिंग से वस्तु निकालते हुए जियान चेन ने अपने सामने रखी साधारण सी दिखने वाली किताब को देखा। किताब के पन्ने काफी मोटे थे और पीले पड़ने लगे थे। समय बीतने के कारण उन पर कुछ फटे और टूटे हुए निशान भी दिखाई दे रहे थे। जल का हेरफेर। साधारण दिखने वाली इस किताब के कवर पर 2 शब्द लिखे थे। जियान चेन ने धीरे धीरे किताब के पन्ने पलटे और उसके चेहरे पर उत्साह झलकने लगा। दुर्भाग्य से इस मैनुअल में दर्ज युद्ध कौशल केवल मानव स्तर का ही था। इतना ही नहीं, इसका उपयोग केवल जल तत्व से युक्त संत शक्ति साधक ही कर सकते थे। छोड़ो इसे, यह उतना शक्तिशाली नहीं है। अगर ज्वाला भाड़े के सैनिक और शक्तिशाली हो जाते हैं तो यह युद्ध कौशल किसी न किसी रूप में इनाम साबित हो सकता है। जियान चेन ने आह भरी। अगले स्पेस रिंग में झांकते ही उसकी नज़र चमकीले मॉन्स्टर कोर के एक विशाल ढेर पर पड़ी। जियान चेन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई जब उसे एहसास हुआ कि इस स्पेस रिंग में 1000 से भी अधिक क्लास 4 मॉन्स्टर कोर मौजूद हैं। इतने सारे क्लास 4 मॉन्स्टर कोर के साथ ये जादुई क्रिस्टल तोपों के लिए ऊर्जा का एक और स्रोत होना चाहिए। जियान चेन धड़कते दिल के साथ बुदबुदाया। आज उसने जो मुनाफा कमाया था वह बहुत बड़ा था। तीसरी स्पेस रिंग खोलने पर जियान चेन को पता चला कि वह क्लास 4 मॉन्स्टर कोर से भरी हुई थी। इसके अलावा दोनों स्पेस रिंग में एक पर्पल कार्ड और कुछ अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी थीं। जब जियान चेन ने आखिरी स्पेस रिंग खोली तो उसने उसके अंदर एक मुट्ठी के आकार का छोटा सा मॉन्स्टर कोर पड़ा हुआ देखा। यह मॉन्स्टर कोर क्लास 5 का मॉन्स्टर कोर था। इस विशालकाय जीव के मूल तत्व को देखकर जियान चेन का शरीर खुशी से अकड़ गया। वह समझ गया कि 5वीं श्रेणी का यह विशालकाय जीव मूल तत्व एक अनमोल खजाना है, जिसे खरीदने के लिए शिया वंश और त्यानहुआ संप्रदाय के मुखिया हजारों मील की यात्रा करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। लगभग 105वीं श्रेणी के विशालकाय जीव मूल तत्वों को देखकर जियान चेन को अपनी आंखों पर लगभग विश्वास ही नहीं हो रहा था। आज उन्हें जो लाभ हुआ वह वास्तव में बहुत बड़ा था। जियान चेन ने तुरंत 5वीं श्रेणी के मॉन्स्टर कोर की गिनती शुरू कर दी। जब तक उसने गिनती पूरी की उसका दिल लगभग गले से बाहर आ गया था। कुल मिलाकर लगभग 232 5वीं श्रेणी के मॉन्स्टर कोर थे। जियान चेन ने अपने कांपते शरीर को शांत करने की कोशिश की। अगर किसी के पास ये सभी 5वीं श्रेणी के मॉन्स्टर कोर हों तो वे उन्नत स्तर की तोपों को शक्ति प्रदान करके उन्हें चला सकते हैं। 5वीं श्रेणी के इतने मॉन्स्टर कोर से तो 200 बार गोला दागकर एक प्रथम श्रेणी के शहर को पूरी तरह से नष्ट करना भी संभव था। आधे दिन के बाद जियान चेन आखिरकार शांत होने लगा और उसने लूट का बचा हुआ सामान इकट्ठा किया और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। एक दिन बाद जियान चेन पहाड़ों के प्रवेश द्वार के ठीक सामने रुक गया। अपने घोड़े को छोड़कर जियान चेन पैदल ही पहाड़ों में आगे बढ़ गया। ये पर्वत श्रृंखला देखने में साधारण सी थी, लेकिन विश्वसार थोड़ा क्षीण हो रहा था, जिसके कारण केवल जंगली जानवर ही पैदा हो रहे थे। कभी कभार प्रथम या द्वितीय श्रेणी के जादुई जानवर दिखाई देते थे, लेकिन इससे ऊपर के स्तर के नहीं।
घने पत्तों ने आसपास के क्षेत्र को ढक रखा था, साथ ही पेड़ों की चोटियों की शाखाओं और पत्तियों ने ऊपर के आकाश को इस तरह से ढक लिया था कि पहाड़ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। इस पर्वत श्रृंखला में जादुई दानव पर्वत श्रृंखला जैसा भयावह वातावरण नहीं था। जियान चेन को उस क्षेत्र की अच्छी तरह से याद थी, इसलिए वह जल्दी से हुआन गांव लौट आया, जहां से वह लगभग 1 महीने पहले निकला था। जियान चेन उत्साह से भरे हुए हुआन गांव की ओर दौड़ा। रोस्को ने उसे देखते ही गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और जश्न मनाया। उस रात पूरा हुआन गांव जियान चेन की सफल वापसी का जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुआ। मिंगडोंग के शरीर पर लगे घाव लगभग 6 महीने पहले ठीक हो गए थे। सौभाग्य से वह हुआन गांव में ही रुका रहा और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लगन से साधना करता रहा। कभी कभी वह गांव के कुछ अन्य पुरुषों के साथ शिकार पर भी जाता था। अपनी संत गुरु जैसी शक्ति के बल पर वह आसानी से कुछ जंगली जानवरों का वध कर लेता था। उसके हुआन गांव में रहने से पूरे गांव को अधिक बार और अधिक आराम से भोजन करने का अवसर मिला। इस प्रकार मिंगडोंग गांव में जल्दी ही लोकप्रिय हो गया। हुआन गांव में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उसकी ताकत का सम्मान और प्रशंसा न करता हो। अध्याय 272 तियानकिन वंश। उसी रात बाद में जियान चेन और मिंगडोंग एक छोटे से कमरे में इकट्ठा हुए। अब तुम जितने बेहतर दिख रहे हो, उससे तो यही लगता है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो गए हो। जियान चेन ने मिंगडोंग की ओर मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। सिर हिलाते हुए मिंगडोंग ने उत्तर दिया, ये सब उस दवा की बदौलत हुआ जो आप छोड़ गए थे। नहीं तो मुझे पूरी तरह ठीक होने में बहुत अधिक समय लग जाता। उसी की बदौलत मैं शांतिपूर्वक स्वयं साधना कर सका और अपनी शक्ति में काफ़ी वृद्धि कर सका। जियान चेन ने प्रशंसा करते हुए सिर हिलाया। बुरा नहीं है, अब तुम शिखर संत गुरु बन गए हो। तुम्हारी साधना प्रतिभा को देखते हुए मुझे लगता है कि 1 महीने के भीतर तुम महान संत गुरु बनने की राह पर अग्रसर हो जाओगे। जब तक पर्याप्त मॉन्स्टर कोर उपलब्ध हैं, तब तक मैं निश्चित रूप से 3 महीने के भीतर ग्रेट सेंट मास्टर स्तर तक पहुंच जाऊंगा। मिंगडोंग का चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। उसे अपनी प्रशिक्षण प्रतिभा पर गर्व महसूस हो रहा था। जब भी वह जियान चेन के बारे में सोचता, उसके चेहरे से गर्व का भाव तुरंत गायब हो जाता। हालांकि साधना में उनकी अपनी प्रतिभा अधिकांश लोगों से कहीं अधिक थी, मिंगडोंग जानते थे कि उनकी और जियान चेन की प्रतिभा में बहुत बड़ा अंतर था। जियान चेन 20 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं लगते थे, लेकिन वे पहले ही महान संत गुरुओं के स्तर तक पहुंच चुके थे। स्वयं मिंगडोंग 27 वर्ष के थे, जियान चेन से कई वर्ष बड़े, फिर भी उनकी शक्ति केवल शिखर संत गुरु स्तर की थी। इस लिहाज से उनकी शक्ति का मापन आकाश और पृथ्वी के बीच के अंतर के बराबर होगा। जियान चेन ने मिंगडोंग को 1 दर्जन चौथे दर्जे के मॉन्स्टर कोर देते हुए कहा, अपनी शक्ति बढ़ाते रहो। तुम्हें मॉन्स्टर कोर प्राप्त करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि शक्ति बढ़ाने की साधना एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो कौन जाने भविष्य में कौन से छिपे हुए खतरे तुम्हारी प्रगति को प्रभावित करेंगे। जियान चेन की उदारता को जानते हुए मिंगडोंग ने बहस करने की हिम्मत नहीं की। उसे सौंपे गए मॉन्स्टर कोर को स्वीकार करते हुए उसने कहा, चिंता मत करो, मुझे इसकी पूरी जानकारी है। अच्छा, क्या आपको भाड़े के सैनिकों के उस जमावड़े के बारे में पता है जो हर 100 साल में 2 बार होता है? जियान चेन ने अचानक पूछा। मिंगडोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अनगिनत महीनों से भटक रहा हूँ, इसलिए भाड़े के सैनिकों की सभा के बारे में मैंने पहले भी सुना है। इसे एक भयंकर प्रतियोगिता बताया जाता है और कमजोर ताकत वाले लोगों को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए, वरना उनके लिए अपनी जान बचाकर भागना मुश्किल हो जाएगा। जी, जियान चेन ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने सुना है कि मरने की संभावना काफ़ी अधिक है, लेकिन मिलने वाले पुरस्कार भी असीमित रूप से भरपूर हैं, जिससे सभी भाड़े के सैनिक पागल हो जाते हैं। ये सुनकर मिंगडोंग का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और वह ध्यान से जियान चेन को घूरने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भाड़े के सैनिकों के सम्मेलन में भाग लेना चाहते हो? जियान चेन ने इससे इनकार करने की जहमत नहीं उठाई। सही कहा, यही मेरी योजना है। वहां न जाना ही बेहतर है, मिंगडोंग ने कहा। हालांकि मुझे भाड़े के सैनिकों के जमावड़े के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि यह खतरों से भरा है। अगर कोई पृथ्वी संत मास्टर स्तर का नहीं है तो उसे इसमें भाग नहीं लेना चाहिए, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। जियान चेन ने बेफिक्री से हंसते हुए कहा, चिंता मत करो। हालांकि मैं पृथ्वी संत मास्टर नहीं हूं, फिर भी मैं अपनी जान बचा सकता हूं। स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल इतना आकर्षक है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मिंगडोंग का चेहरा बेहद गंभीर हो गया और उसने कुछ देर तक जियान चेन को घूर कर देखा। आखिरकार ये सुनिश्चित करने के बाद कि जियान चेन मजाक नहीं कर रहा था, उसने एक गहरी सांस ली और कहा, लगता है कि तुम भाड़े के सैनिकों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए दृढ़ संकल्पित हो। हाँ, मैंने जाने का पक्का इरादा कर लिया है। कल मैं गांव से निकलूंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। हुआन गांव बहुत शांत है और अगर तुम यहाँ लंबे समय तक रहोगे तो ये शांति तुम्हारे मन में भी बस जाएगी। ठीक है फिर। पिछले कुछ दिनों से मैं बेचैन होने लगा था। अगर मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार न कर रहा होता तो मैं बहुत पहले ही यह जगह छोड़ चुका होता। ... दूसरी सुबह तक जियान चेन और मिंगडोंग दोनों ने गांव को अपने जाने की सूचना दे दी। वे अपने पीछे बड़ी मात्रा में भोजन छोड़कर गांव से चले गए। मिंगडोंग के जाने से हुआन गांव के सभी लोग बहुत दुखी थे, लेकिन वे जानते थे कि मिंगडोंग गांव में रहकर संतुष्ट नहीं होगा। वह किसी न किसी दिन गांव छोड़ ही देगा। जब तक वह दुनिया को घूमने फिरने और खोज करने की जगह मानता रहेगा, वह यहाँ रहना नहीं चाहेगा। गांव के लोग बस यही उम्मीद कर सकते थे कि जियान चेन और मिंगडोंग भविष्य में जब भी समय मिले गांव आकर उनसे मिलें। आखिरकार हुआन गांव पर्वत श्रृंखला के भीतर गहराई में स्थित था, जो महाद्वीप के बाकी हिस्सों से अलग थलग था। यहाँ यात्रियों का आना जाना बहुत कम होता था। 2 दिन बाद जियान चेन और मिंगडोंग दोनों आखिरकार पहाड़ों से बाहर निकल आए और एक दिन की यात्रा के बाद दोनों अंततः एक द्वितीय श्रेणी के शहर में पहुंचे।
दूर से ही वे शहर में व्यापारियों और भाड़े के सैनिकों की लगातार आवाजाही देख सकते थे। शहर के द्वार पर लगभग 300 सैनिक तैनात थे, जिनमें से प्रत्येक व्यापारी और भाड़े के सैनिकों दोनों की बारीकी से जांच कर रहा था। उनके रास्ते में रुककर वे कुछ देर बात करने के बाद ही उन्हें आगे जाने देते थे। यहाँ तक कि शहर की दीवारों पर भी शहर के कुलीन सैनिकों की टुकड़ियां तैनात थीं, जो हर किसी को तीखी निगाहों से घूर रही थीं। क्या हो रहा है? इतने सारे सैनिक क्यों हैं? मुझे याद नहीं कि पहले कभी ऐसा हुआ हो। मैं तो बस यही अनुमान लगा सकता हूँ कि कोई बड़ी घटना घटी है। मैं कल एंटीलोप सिटी में था और वहाँ भी भारी संख्या में गार्ड तैनात थे। पूरे शहर में सैनिक इधर उधर घूम रहे हैं, मानो किसी की तलाश कर रहे हों। कितना हंगामा मचा हुआ है। क्या आप सब नहीं जानते? पास के शहर में मेरा चचेरा भाई सैनिकों का सेनापति है, लेकिन मैंने सुना है कि गेसुन साम्राज्य का एक जासूस हमारे ब्लू विंड साम्राज्य में घुसपैठ कर चुका है। यहाँ तक कि एलीट स्टॉर्म ट्रूप के 300 सैनिक भी मारे गए। जासूस सभी मॉन्स्टर को लेकर भाग गया, जिससे महाराज भी क्रोधित हो गए। इस समय साम्राज्य का हर एक व्यक्ति उस जासूस की तलाश कर रहा है। द्वार के पास कई लोग बड़ी खुशी से आपस में बातें कर रहे थे। हालांकि जब जियान चेन ने यह विषय सुना तो वह ठंडी मुस्कान से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये लगभग निश्चित था कि उन सभी दानव कोर का नुकसान राज्य के लिए असहनीय क्षति थी। आधे दिन इंतजार करने के बाद उनसे पहले के सभी लोग शहर में प्रवेश कर चुके थे, जिससे अब मिंग डोंग और जियान चेन की जांच की बारी आ गई थी। रुको, यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है? तभी कुछ सैनिकों ने उन दोनों को रोककर उनसे एक सवाल पूछा। जियान चेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, साथियों, हम 2 भाड़े के सैनिक हैं जो यहाँ कुछ समय के लिए रुककर अपनी आवश्यक सामग्री की पूर्ति करना चाहते हैं। जियान चेन ने सैनिकों को दिखाने के लिए अपना भाड़े के सैनिक का प्रतीक चिन्ह ऊपर उठाया। सैनिकों ने उन्हें दिए गए प्रतीक चिन्ह का कुछ क्षण तक निरीक्षण किया, फिर दोनों भाड़े के सैनिकों की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों जासूस नहीं लगते, तुम अंदर जा सकते हो। जियान चेन और मिंग डोंग दोनों बिना किसी रुकावट के शहर में प्रवेश कर गए। बाद में जियान चेन गलियों में घूमते हुए ये देखकर हैरान रह गए कि सभी संकरी गलियों में चित्र चिपकाए गए थे। चित्र में वर्णित व्यक्ति कदकाठी में जियान चेन के समान था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे मोहरे का कोई वर्णन नहीं था। इस तरह की तस्वीर के साथ हम जासूस को कैसे ढूंढेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि यह जासूस दिखता है या नहीं, तो हम उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि जासूस दिखता कैसा है। अगर वह हमारे ठीक सामने भी खड़ा हो तो भी हम नहीं पहचान पाएंगे। अरे, वे उसका चित्र क्यों नहीं बना देते ताकि हमें पता चल जाए कि हमें क्या ढूंढना है? इतने सारे लोगों के सामने उस चित्र को देखकर हर कोई उस पर लिखे विवरणों पर केवल शिकायत ही कर सकता था। हे, नीली हवा के राज्य का शासक सचमुच मुझे इस तरह के चित्र के साथ ढूंढना चाहता है। ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। इस तरह के शरीर वाले तो बहुत से लोग हैं। अरे, पूरी गली ही ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। क्या वे इस तरह के शरीर वाले हर एक व्यक्ति को पकड़ना चाहते हैं? जियान चेन चित्र को देखते हुए मन ही मन मुस्कुराया। ठीक है, इस जासूस के हुलिये को जाने बिना ये चित्र महज एक सजावट मात्र है। मिंग डोंग ने उसके बगल में खड़े होकर जवाब दिया। उस इलाके को छोड़कर वे दोनों शहर के भीतर और गहराई में चले गए, जहां बाजार के पास जादुई जानवरों के कई अस्तबल मौजूद थे। जादुई जानवरों का अस्तबल एक सुनसान जगह थी, मानो वह एक बड़ी झोपड़ी हो। वहां केवल 30 के करीब जादुई जानवरों के वाहन पड़े हुए थे। अस्तबल में मौजूद जादुई पशु सवारी के लिए उपयुक्त घोड़े शांत स्वभाव के थे और उनमें लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। उनकी कीमतें भी इसी के अनुरूप थीं, क्योंकि वे काफ़ी अधिक थीं, जिससे बहुत कम लोग ही उन्हें खरीद पाते थे और इसी कारण अस्तबल में बहुत कम लोग आते थे। अस्तबल में जियान चेन ने लंबी दूरी तय करने में माहिर 2 तृतीय श्रेणी के जादुई जानवरों को खरीदने के लिए लगभग 500 बैंगनी सिक्के खर्च किए और फिर आराम करने के लिए एक सराय में चले गए। अगली सुबह तक वे शहर छोड़ने के लिए तैयार थे। भाड़े के सैनिकों के जमावड़े के शुरू होने में अब केवल आधा साल बचा था। इतने कम समय में उन दोनों को बिना रुके तेजी से यात्रा करनी होगी। भाड़े के सैनिकों के शहर से उनकी वर्तमान स्थिति तक की दूरी बहुत अधिक थी। उन्हें कई राज्यों को पार करना होगा और लाखों किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। जियान चेन और मिंग डोंग दोनों अपने तीसरे दर्जे के जादुई पशुओं पर सवार होकर आधिकारिक सड़कों पर तेजी से निकल पड़े। उनके पीछे धूल और कीचड़ ऐसे उड़ रहे थे मानो धूल से बना कोई लंबा अजगर हो। जियान चेन और मिंग डोंग के तेजी से गुजरने पर कई व्यापारी और भाड़े के सैनिक नाराजगी से चिल्ला उठे। उनके तीसरे दर्जे के जादुई पशु को देखकर वे समझ गए थे कि उन्हें उकसाना ठीक नहीं होगा। 2 दिन बाद जियान चेन और मिंग डोंग ने ब्लू विंड किंगडम छोड़ दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। दिन के समय वे जितना संभव हो उतना सफर तय करते थे, जबकि रात में वे दोनों खेती करते रहते थे। उन्होंने यही क्रम आधे महीने तक जारी रखा और इस तरह वे तीसरे राज्य को पार कर चुके थे और कई हजार किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे। मैदानों में जियान चेन और मिंग डोंग थोड़ी देर आराम करने के लिए सड़क के किनारे रुक गए। जियान चेन ने अपने हाथ में नक्शा पकड़ रखा था और वह अपनी स्थिति और गंतव्य की पुष्टि करने की कोशिश कर रहा था। मिंग डोंग, नक्शे पर बने चिन्हों से पता चलता है कि 50 किलोमीटर आगे एक प्रथम श्रेणी का शहर है। हमें वहां जाकर कुछ देर आराम करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वहां कोई और भी बेहतर जादुई पशु सवारी मिल सकती है। जियान चेन ने नक्शे से सिर उठाए बिना कहा। अपनी पानी की बोतल खोलकर एक घूंट पीते हुए मिंग डोंग ने जवाब दिया, अच्छा है। चूंकि आपके पास पैसों की कमी नहीं है तो हमारे वाहन बदलना अच्छा रहेगा। हालांकि तीसरे दर्जे का जादुई जानवर काफ़ी तेज है, लेकिन अगर हम इसी तरह भाड़े के सैनिकों के शहर की ओर बढ़ते रहे तो हमें 2-3 महीने और लग जाएंगे। कुछ देर रुकने के बाद यात्रा से थके हुए जियान चेन और मिंग डोंग ने वालोरेंट शहर नामक कस्बे में प्रवेश किया। वालोरेंट शहर एक प्रथम श्रेणी का शहर था जो विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। पूरा शहर चहल पहल से भरा हुआ था, जिसकी सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि उनमें एक साथ कई रथ चल सकते थे।
सड़कों के किनारे विभिन्न आकारों के कई रेस्तरां थे जहां व्यापारी और भाड़े के सैनिक एक साथ चलते हुए बातें करते थे। वालोरेंट शहर काफी साफ सुथरा था, उसकी चौड़ी सड़कों पर कहीं कूड़ा कचरा नहीं दिखता था, वह कहीं अधिक व्यवस्थित था। इसके विपरीत वेक शहर में सड़कों के किनारे कई भाड़े के सैनिक अपनी दुकानें लगाए बैठे रहते थे। इससे प्रथम श्रेणी के शहर और तृतीय श्रेणी के शहर के बीच का अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। अचानक पीछे से एक तेज आवाज सुनाई दी। ये सुनकर जियान चेन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि चमकीले कपड़े पहने कुछ वाहन चालक एक आलीशान रथ को सड़क पर ले जा रहे थे। रथ पर पीले रंग का एक झंडा लहरा रहा था जिस पर किन लिखा हुआ था। अध्याय 273 तियानकिन वंश 2। हट जाओ, जो भी हमारे रास्ते में आए उसे रास्ता देना चाहिए। सड़क पर मौजूद लोग किनारे हटते ही सबसे आगे खड़े कुछ लोगों ने चिल्लाकर यह आवाज लगाए, ये तियानकिन कबीला है, इन्हें क्या दिक्कत है? चलो यहाँ से हट जाओ, हम इनके साथ झगड़ा करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये तियानकिन कबीला है, जल्दी करो और रास्ते से हट जाओ। अगर तुमने उनका रास्ता रोका तो कौन जाने तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। व्यापारी और भाड़े के सैनिक दोनों ही जल्दी से सड़क के किनारे चले गए, जिससे तियानकिन कबीले के लिए सड़क खाली हो गई। जैसे ही रथ वहां से गुजरा वे तुरंत वापस सड़क के बीच में आ गए। जियान चेन और मिंगडोंग दोनों सड़क के किनारे तक आ गए। हालांकि चूंकि सभी लोग पहले से ही किनारे पर जमा हो चुके थे, इसलिए अधिकांश क्षेत्र पहले से ही भरा हुआ था। इसलिए जियान चेन और मिंगडोंग के पास सबसे बाहरी क्षेत्र में खड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे वे इतने अलग दिख रहे थे कि लोगों की नज़र उन पर पड़ रही थी। मैंने कहा था रास्ते से हट जाओ, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी या तुम मौत को दावत दे रहे हो? अग्रदूत ने जियान चेन को घूरते हुए चिल्लाकर कहा। कलाई के एक झटके से एक काला चाबुक मिंगडोंग की ओर उड़ गया। ये देखकर जियान चेन की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। तियानकिन कबीले के लोगों की कितनी धृष्टता है। जैसे ही जियान चेन आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ, मिंगडोंग ने एक कदम पीछे हटकर चाबुक को पकड़ लिया। एक जोरदार झटके के साथ चाबुक का मालिक अपने घोड़े से उछलकर जमीन पर जोर से गिरा। रुको! इस आवाज के साथ ही तियानकिन कबीले का पूरा बेड़ा अचानक जोर से रुक गया। हर एक हरकत लगभग एक जैसी और व्यवस्थित थी, ठीक वैसे ही जैसे किसी कुलीन स्क्वाड्रन की टुकड़ी का गठन होता है। बेशर्मीली बात है, कौन सा नौजवान तियानकिन कबीले की युवती का रास्ता रोकने की हिम्मत करता है? आदमियों, इसे गिरफ्तार करो! एक अन्य व्यक्ति ने गुस्से में चिल्लाते हुए मिंगडोंग की ओर इशारा किया। हाँ, एक व्यक्ति ने मिंगडोंग की ओर दौड़ते हुए स्वेच्छा से कहा। मिंगडोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने जियान चेन की ओर क्षमाप्रार्थी दृष्टि डाली। उसका पिछला कार्य पूरी तरह से अनैच्छिक था और उसने परिणामों के बारे में सोचा भी नहीं था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने एक शक्तिशाली कुल को नाराज कर दिया है। जियान चेन ने चिंतित मिंगडोंग पर हंसते हुए कहा, डरो मत, जो चाहो करो। मिंगडोंग ने सिर हिलाकर हल्का सा इशारा किया और फिर अपने वाहन से नीचे कूद गया। उसके शरीर से नीले रंग की चमक निकलने लगी और वह अपने सामने आ रहे व्यक्ति से लड़ने लगा। उसके हमलावरों में से कोई भी अपने पवित्र हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इसलिए उसने भी अपने मुक्कों से वार किया। जियान चेन ने आश्चर्य भरी निगाहों से मिंगडोंग की ओर देखा और फिर अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि मिंगडोंग न केवल साधना में प्रतिभाशाली है, बल्कि वह वायु तत्व से युक्त संत गुरु भी होगा। अपनी पवन शक्ति की बदौलत मिंगडोंग बेहद तेज था। जैसे ही उसने और अन्य लोगों ने लड़ना शुरू किया, हमलावर पीछे हटने लगे। हमारे रक्षकों पर हमला करने पर भी तुम्हारी मौत तुम्हारे अपराधों को माफ नहीं करेगी। इस लड़ाई के दौरान तियानकिन कबीले के पुरुषों के एक बड़े समूह ने तुरंत जोरदार गर्जना की। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति संत शक्ति के बल पर अपने घोड़े से नीचे उतरा और मिंगडोंग पर हमला करने के लिए उसकी ओर उड़ गया। तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ जियान चेन ने पलक झपकते ही अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड निकाली और अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर उड़कर उसके हाथ में मौजूद तलवार पर प्रहार किया। डिंग! लाइट विंड स्वॉर्ड और उस आदमी की नवनिर्मित युद्ध कुल्हाड़ी हवा में ही जोरदार आवाज के साथ टकरा गईं। तुरंत ही तलवार कुल्हाड़ी के ऊपर से चमकती हुई गुजरी और चांदी जैसी तेज रोशनी की एक किरण के साथ तलवार उस आदमी के गले को चीरती हुई निकल गई। जमीन पर गिरते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था और वह सदमे से जियान चेन को देख रहा था। अपनी तलवार को वापस समेटते हुए जियान चेन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह मेरे भाई की गलती है, लेकिन यह मृत्युदंड के योग्य अपराध नहीं है। मैं आशा करता हूं कि महाराज इस बार मेरी बात न माने। जियान चेन की आवाज़ कठोर नहीं थी, लेकिन विनम्र भी नहीं थी। प्रथम श्रेणी वालेरेन शहर में तियानकिन वंश अत्यंत शक्तिशाली था। जियान चेन इतने शक्तिशाली वंश से भयभीत तो नहीं था, लेकिन इस समय उन्हें नाराज करना नहीं चाहता था। उस व्यक्ति ने हैरानी और थोड़ी सी घबराहट के साथ जियान चेन को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आखिर हुआ क्या है? एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ सुनने में सुहावनी थी, बिल्कुल चिड़िया की चहचहाहट जैसी। ये सुनकर जियान चेन ने अपनी निगाहें हटाकर सफ़ेद वस्त्र और घूंघट ओढ़े उस महिला की ओर घुमाई जो अपनी गाड़ी से बाहर निकली थी। उसका चेहरा सफ़ेद रंग के जालीदार कपड़े से ढका हुआ था, जिससे उसका चेहरा देखना बिल्कुल असंभव था। मैडम, कृपया जल्दी से अपनी गाड़ी में लौट जाए, हम इस मामले को तुरंत सुलझा लेंगे, एक गार्ड ने तुरंत उनसे सम्मानपूर्वक कहा। महिला ने कुछ पल जियान चेन और मिंगडोंग को देखा और फिर धीरे से बोली, जब मैं गाड़ी के अंदर थी तो बाहर जो कुछ भी हुआ वह मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था। ये पूरी तरह से हमारी गलती है, गार्ड्स जल्दी से माफ़ी मांगिए। ये सुनकर मिंगडोंग से लड़ रहा गार्ड एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन जियान चेन की ताकत देखकर वह केवल एक छोटी सी माफ़ी ही मांग सका। जियान चेन ने माफ़ी मांगने के अंदाज में लापरवाही से हाथ हिलाया और फिर वहां से जाने की तैयारी करने लगा। उसी क्षण घोड़ों के खुरों की आवाज़ सुनाई दी और नीले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने तीसरे दर्जे के जादुई जानवर पर सवार होकर आगे बढ़ा। दूसरी बहन, तुम अपने बड़े भाई को बिना बताए इतने दिनों से गायब थी, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि तुम्हारा बड़ा भाई आकर तुम्हारा स्वागत करे।
वह व्यक्ति कुछ देर तक अच्छी गति से घोड़े पर सवार होकर गुजरा और फिर तियानकिन कबीले की गाड़ी के ठीक सामने रुक गया। वह युवक हृष्ट-पुष्ट शरीर का था और नीले रंग के वस्त्र पहने हुए था। वस्त्रों के नीचे उसकी काली पतलून दिखाई दे रही थी और उसके बाल कंधों तक लंबे थे। देखने में वह 30 वर्ष का प्रतीत हो रहा था। देखो, ये तो तियानकिन कबीले के युवा सरदार हैं। आज उन्हें देखकर हम कितने भाग्यशाली हैं। वे तियानकिन कबीले के परिसर से बहुत कम ही बाहर निकलते हैं। मुझे नहीं लगा था कि वे अभी यहाँ आएंगे। मैंने सुना है कि तियानकिन वंश का युवा स्वामी साधना में विलक्षण प्रतिभा का धनी है। तियानकिन वंश की पूरी शक्ति की मदद से वह मात्र 28 वर्ष की आयु में ही महान संत गुरु बनने में सफल रहा। अब जब वह 30 वर्ष से अधिक आयु का हो चुका है तो मुझे नहीं पता कि युवा स्वामी की शक्ति वास्तव में कितनी अधिक है। मेरे पिता तियानकिन कबीले के अंगरक्षकों में से एक हैं। मैंने उनसे सुना है कि युद्ध में युवा सरदार बेहद हिंसक होते हैं। युवा सरदार हर दिन अंगरक्षकों के सरदार से लड़ते थे, लेकिन सरदार को हमेशा बाद में असहनीय सिरदर्द होता था। इस युवक के आते ही दर्शकों का पूरा समूह आपस में फुसफुसाने लगा। तियानकिन कबीले के युवा सरदार ने इन शब्दों को अनसुना करने का नाटक किया और चिंता भरी निगाहों से महिला की ओर देखते हुए कहा, दूसरी बहन, क्या वे तुम्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? अपने बड़े भाई को बताओ और मैं तुम्हारे लिए उनसे लड़ूंगा। जैसे ही युवा स्वामी ने बोलना शुरू किया, एक पहरेदार ने हड़बड़ी में कहा, युवक स्वामी, जब हम दूसरी राजकुमारी के रथ का मार्गदर्शन कर रहे थे तब ये दोनों व्यक्ति हमारा रास्ता रोकने के लिए आ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे एक रक्षक को घायल करने का साहस भी दिखाया और हमारे कुल को कमतर आंका। ये सुनकर युवा स्वामी ने जियान चेन पर खतरनाक निगाह डाली और गुर्राते हुए कहा, तुम कौन होते हो मेरे तियानकिन कबीले को उकसाने वाले? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा कबीला इतना आसानी से धमकाया जा सकता है? अभिभावक, जैसे ही उसने उस आदमी को बोलते सुना, उसके चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए और उसने अपने बड़े भाई की ओर मुड़कर धीरे से कहा, बड़े भाई, बात ऐसी नहीं है। उन्हें ज्यादा परेशान मत कीजिए, इस सब की वजह ये असभ्य अभिभावक हैं। अपनी बहन की बात सुनकर युवा स्वामी के चेहरे का तनाव कुछ कम होने लगा, लेकिन तुरंत ही उसकी आंखों में और भी भयंकर चमक आ गई। गलती चाहे किसी की भी हो, तुमने मेरी दूसरी बहन का रास्ता रोका। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। चलो मैं तुमसे लड़ता हूं। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो यह मामला सुलझ जाएगा। संत शक्ति का एक प्रवाह युवा स्वामी के हाथ में प्रवाहित हुआ, जिससे तुरंत एक विशाल तलवार का रूप धारण हो गया। पलक झपकते ही वह अपने घोड़े से नीचे उतरा और जियान चेन पर टूट पड़ा। जियान चेन ने भी अपना पवित्र हथियार निकाला और हमलावर युवा स्वामी के पास तलवार की ऊर्जा से वातावरण को भरना शुरू कर दिया। हथियारों के आपस में टकराने की तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। कई दौर के बाद जियान चेन को एहसास हुआ कि युवा स्वामी पहले ही शिखर महान संत गुरु स्तर पर पहुंच चुका है, जो उसे जियान चेन से थोड़ा अधिक शक्तिशाली बनाता है। हालांकि जियान चेन की तलवार इतनी तेज थी कि युवा स्वामी को अपनी अधिकांश शक्ति तलवार से बचने में लगानी पड़ी। अगले 3 वारों में जियान चेन स्पष्ट रूप से युवा स्वामी पर हावी हो गया। कवच धारण करो। युवा स्वामी दहाड़ा। उसके शरीर से भारी मात्रा में भूरे रंग का प्रकाश निकलने लगा और उसके ऊपर मिट्टी जैसी कवच की परत बन गई। देखने में ये बिल्कुल असली कवच जैसा लग रहा था। पृथ्वी संत शक्ति की निरंतर प्रवाहित होती चमक के कारण ये कवच लगभग अभेद्य प्रतीत हो रहा था। कवच बनाना। मैंने सुना है कि यह पृथ्वी संत शक्ति रखने वालों के लिए एक रक्षात्मक संत तकनीक है। कोई अन्य गुप्त तकनीक ऐसा प्रभाव पैदा करने में सक्षम नहीं है। मुझे नहीं लगा था कि तियानकिन कबीले का युवा स्वामी ऐसी संत तकनीक में सक्षम होगा। क्या ये युवा स्वामी की सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक तकनीक नहीं है? मुझे नहीं लगा था कि यह युवक इतनी जल्दी युवा स्वामी को ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा। अगर वह युवा स्वामी को इस हद तक मजबूर करने में सक्षम है तो इसका मतलब है कि यह युवक काफी मजबूत है। इस आकाश में बेशक कई तरह के चमत्कार हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह युवक अभी से इतना शक्तिशाली होगा। उसकी क्षमता तो वाकई बहुत अधिक होगी। युवा स्वामी के कवच को देखकर तियानकिन कबीले के दर्शक और संरक्षक दोनों आश्चर्य से आपस में कानाफूसी करने लगे। युवा स्वामी ने गंभीर निगाहों से जियान चेन को घूरते हुए कड़े स्वर में कहा, तुम्हारी तलवार बहुत तेज है और तुम्हारे वारों से बचना मेरे लिए बहुत थका देने वाला हो रहा है। चूंकि तुमने मुझे अपनी अंतिम रक्षा का प्रयोग करने पर मजबूर कर दिया, इसलिए तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य हो। अब से मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। तैयार हो जाओ। अध्याय 274 लड़ाई के माध्यम से मित्रता। युवा स्वामी ने गंभीर निगाहों से जियान चेन को घूरते हुए कड़े स्वर में कहा, तुम्हारी तलवार बहुत तेज है और तुम्हारे वारों से बचना मेरे लिए बहुत थका देने वाला हो रहा है। चूंकि तुमने मुझे अपनी अंतिम रक्षा का प्रयोग करने पर मजबूर कर दिया, इसलिए तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य हो। अब से मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। तैयार हो जाओ। अपनी हल्की हवा वाली तलवार को इस तरह लहराते हुए कि तलवार की नोक जमीन की ओर थी, उसने कुछ पल के लिए युवा स्वामी को घूरा और फिर कहा, अपनी चाल चलो। युवा स्वामी की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई, फिर वे गंभीर हो गए। भूमध्य तूफान। अचानक उनके शरीर से प्रचुर मात्रा में पृथ्वी संत शक्ति निकली और पलक झपकते ही जियान चेन और उनके आसपास की धरती और धूल 10 मीटर के घेरे वाले धूल के तूफान में बदल गई। जियान चेन की दृष्टि सीमित थी, वह केवल पृथ्वी संत बल को ही देख पा रहा था, अपने हाथों को भी नहीं। जियान चेन को हर तरफ 1 इंच से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये दृश्य उसे दलदल में फंसे होने जैसा लग रहा था। एक असहज अनुभूति हो रही थी, मानो वह उसकी गतिविधियों को सीमित कर रही हो और उसे थोड़ा सतर्क बना रही हो। क्या ये कोई युद्ध कौशल हो सकता है? कितना अजीब है। जियान चेन ने मन ही मन बुदबुदाया। अचानक उसकी आंखों में एक चमक आए और उसने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड से वार किया। डिंग। एक धातुई ध्वनि के साथ धूल भरी आंधी में छिपी हुई तलवार प्रकट हुई। प्रकाश पवन तलवार की शक्ति से धूल भरी आंधी दूर हट गई और फिर जियान चेन की तलवार ने तेजी से एक बार फिर प्रहार किया। धूल भरी आंधी के बाहर कोई भी दर्शक अंदर क्या हो रहा था उसे देख नहीं पा रहा था। उन्हें केवल हथियारों के आपस में टकराने की लगातार आवाज सुनाई दे रही थी।
धूल भरी आंधी अनियमित रूप से पूरे इलाके में कहर बरपा रही थी, ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण थम जाएगी। दूसरी ओर तियानकिन कबीले के सभी संरक्षक धूल भरी आंधी को अविचलित निगाहों से देख रहे थे। तियानकिन कबीले का प्रतिभाशाली युवा सरदार और विदेशी युवक, इन दोनों में से कौन अधिक शक्तिशाली था? कुछ संरक्षक प्रतीक्षा करते हुए चिंतित दिख रहे थे। तियानकिन कबीले का युवा स्वामी उनकी प्रतिभा का धनी था। कबीले के संरक्षक निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि उनका ये गौरव और खुशी किसी कम उम्र के युवक से हार जाए। गाड़ी के अंदर खड़ी युवती भी धूल भरी आंधी में लड़ रहे दो आदमियों को लगातार देखती रही। अंदर क्या हो रहा था यह न जानते हुए भी धूल भरी आंधी की स्थिति देखकर वह समझ गई कि उसके बड़े भाई की तबीयत ठीक नहीं है। अभिभावक महोदय, ये सारी गड़बड़ी आपकी वजह से हुई है। जब हम परिसर में लौटेंगे तो आपको और बाकी सबको सजा मिलेगी। महिला ने सख्त लहजे में अभिभावक से शिकायत की। ये शब्द सुनते ही सभी रक्षक घबराकर पीले पड़ गए। तियानकिन कुल के मुखिया दूसरी कुतिया को अपनी लाडली बेटी की तरह प्यार करते थे। अगर वह मुखिया को कुछ अपशब्द कह देती तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ती। ये सोचकर कुछ अभिभावक घबरा गए, फिर माफी मांगते हुए बोले, दूसरी मिस का सबक उचित है। ये हमारे अभिभावकों की गलती है। जब हम लौटेंगे तो हमें दंड कक्ष में इसका दंड मिलेगा। उसी क्षण धूल भरी आंधी एक बार फिर अनियमित रूप से चली और फिर मंद पड़ गई, जिससे अंदर की स्थिति का पता चल गया। जियान चेन केंद्र में खड़ा था। उसके दाहिने हाथ में तलवार थी और वह जमीन की ओर झुकी हुई थी। उससे 5 मीटर दूर कवचधारी युवा स्वामी अपनी विशाल तलवार को जमीन में गाड़े खड़ा था। हालांकि लड़ाई के बाद कोई खास फर्क नहीं दिख रहा था, क्योंकि दोनों योद्धाओं के कपड़े पूरी तरह से सही सलामत थे, लेकिन तेज नजर वाले लोग देख सकते थे कि युवा स्वामी के शरीर पर मौजूद मिट्टी का कवच पहले से धुंधला हो गया था। पहले मौजूद पृथ्वी संग शक्ति का प्रवाह लगभग गायब हो गया था। अपनी तलवार को पुनः अपने भीतर समाहित करते हुए युवा स्वामी ने जियान चेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, बुरा नहीं, तुम्हारी शक्ति वाकई बहुत अच्छी है। इस पीढ़ी में तुम अकेले ऐसे व्यक्ति हो जिसने मुझे यह एहसास दिलाया कि हार अपरिहार्य है। मैं केन शियाओ अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अपनी तलवार को वापस अपने भीतर समाहित करते हुए जियान चेन ने युवा स्वामी की ओर हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी बहुत विनम्र हैं। ये लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई, अभी अंतिम परिणाम बताना बहुत जल्दबाजी होगी। युवा स्वामी के शब्दों से जियान चेन ने यह निष्कर्ष निकाला कि वह एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे। हार तो हार होती है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मैं शाओकिन हार को आसानी से स्वीकार नहीं करता। युवा स्वामी ने हाथ हिलाते हुए युद्ध के बारे में सहज लहजे में बात की। इस पर जियान चेन की उस युवक के प्रति राय में जबरदस्त बदलाव आया। अब वह उसे अधिक सम्मानजनक दृष्टि से देखने लगा। युवा स्वामी ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, भाई आपका नाम क्या है और आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? इतनी कम उम्र में आप में जो शक्ति है उसे देखकर तो यह असंभव है कि आप गुमनाम हो। हाथों को जोड़कर जियान चेन ने उत्तर दिया, युवा स्वामी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मेरा नाम जियान चेन है। मेरे गुरु एक गुमनाम साधु हैं जो एक गहरी पर्वत श्रृंखला में रहते हैं। किन शियाओ जियान चेन के पास गया। उसका शरीर इतना सुगठित था कि उसके सामने जियान चेन बेहद दुबला पतला लग रहा था। दोनों के एक दूसरे के बगल में खड़े होने पर अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जियान चेन के कंधे पर थपथपाते हुए किन शियाओ ने कहा, भाई जियान चेन, मुझे सिर्फ किन शियाओ कहिए, इससे मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे कुल में सभी मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। इतना कहकर वह एक पल के लिए रुका और फिर बोला, भाई जियान चेन, आप पीढ़ी में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे हराया है। मैं किन शियाओ वास्तव में इसकी प्रशंसा करता हूँ। इसलिए मैं आपको अपने तियानकिन कुल में अतिथि के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या आप ये सम्मान स्वीकार करेंगे? यह जियान चेन के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और वह एक पल के लिए झिझक गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे अचानक तियानकिन कबीले के मेहमान के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। वह भी अभी वालोरेंट शहर पहुंचा था, इसलिए वह कबीले से परिचित नहीं था। उसने कबीले के बारे में कुछ ही समय पहले जाना था और हालांकि युवा स्वामी काफी ईमानदार और सीधे साधे लगते थे, लेकिन हाल ही में हुए इस झगड़े के बाद अगर कबीले में किसी के मन में द्वेष था तो जियान चेन एक शेर की मान में जाने वाली भेड़ की तरह था। हालांकि किन शियाओ ने जियान चेन के फैसले का इंतजार भी नहीं किया और दोस्ताना अंदाज में उसका कंधा पकड़कर उसके साथ चलने लगा। चलो भाई जियान चेन, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि यह किस्मत का खेल है। चलो वापस घर चलते हैं और थोड़ी बातचीत करते हैं। वहां खड़ी युवती ने अविश्वास भरी निगाहों से अपने बड़े भाई को देखा, जिसने जियान चेन को ऐसे गले लगाया हुआ था मानो वह उसका मुन्हा बोला भाई हो। इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि उसने पहली बार अपने बड़े भाई को किसी व्यक्ति के साथ इतने अच्छे मित्र जैसा व्यवहार करते देखा था। युवा स्वामी किन शियाओ और जियान चेन के बीच संबंध इतनी जल्दी बेहतर होते देख जो रक्षक पहले लड़ाई देख रहे थे वे अविश्वास से एक दूसरे को देखने लगे। मिंगडोंग को जान से मारने की चाह रखने वाला विशेष रूप से चिंतित दिख रहा था। उसका चेहरा चिंता से भर गया और सिकुड़ गया। उसने जब पहली बार लापरवाही से दोष दूसरों पर डालने की कोशिश की थी तो उसे अब हर बात पर पछतावा होने लगा था। वालोरेंट शहर में तियानकिन वंश एक अत्यंत प्रभावशाली वंश था। उन्हें शहर का सबसे शक्तिशाली वंश कहा जा सकता था और शहर का स्वामी भी तियानकिन वंश का ही था और वह मुखिया का छोटा भाई था। हालांकि वे वालोरेंट शहर के सबसे शक्तिशाली कबीले थे, तियानकिन कबीले का मुख्य परिसर शहर के मध्य में नहीं था। इसके बजाय वे शहर के बाहरी इलाके में एक अधिक सुंदर और आलीशान क्षेत्र में स्थित थे, जहां एक भव्य हवेली थी। हवेली के चारों ओर इस तरह से निर्माण कार्य किया गया था कि उसके चारों ओर एक नदी बहती थी और अनगिनत सुगंधित पौधे भी लगे हुए थे। रहस्यमय सुगंध इतनी तीव्र थी कि जो भी उसे सूंघता वह तुरंत अपनी नींद से जाग जाता। जियान चेन और मिंगडोंग दोनों ने किन शियाओ का निमंत्रण स्वीकार किया और उसके साथ चलने लगे। रास्ते में किन शियाओ जियान चेन से अपने कुल से संबंधित मामलों पर बात करता रहा।
हालांकि इनमें से कोई भी बात गोपनीय नहीं थी और न ही ऐसी थी जिसे वलोरेंट शहर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जान सकता था। तियानकिन वंश का इतिहास 400 वर्ष पुराना था। स्थापना के बाद से ही वे वलोरेंट शहर में निवास करते हुए चुपचाप विकसित होते रहे। 400 वर्षों के बाद उनकी शक्ति एक अविश्वसनीय स्तर तक पहुंच गई थी जिसकी किसी की भी कल्पना नहीं की जा सकती थी। यहाँ तक कि तियानकिन वंश के युवा स्वामी किन शियाओ को भी इसके बारे में केवल थोड़ी बहुत जानकारी थी। तियानकिन वंश की स्थापना मूलतः 2 व्यक्तियों द्वारा की गई थी, इसलिए यह वंश 2 शाखाओं में विभाजित हो गया। एक शाखा को तियान और दूसरी को किन कहा जाता था। दोनों का दर्जा और शक्ति समान थी। वे तियानकिन वंश की उन्नति के लिए एक दूसरे की सहायता करते थे। परिसर में प्रवेश करते ही जियान चेन चारों ओर देखने लगा। मन ही मन वह इसकी तुलना अपने चांग्यांग कबीले से करने लगा। उसने देखा कि कबीले के रक्षक उसके कबीले की तरह ही काफ़ी सख्त थे, फिर भी यह उसके चांग्यांग कबीले से काफ़ी अलग था। अपनी बहन की ओर सिर घुमाते हुए किन शियाओ ने कहा, दूसरी बहन, तुम्हारी वापसी को काफ़ी समय हो गया है, इसलिए तुम्हें पिताजी से मिलने जाना चाहिए। इतने लंबे समय बाद पिताजी चिंतित हैं। किन परिवार की दूसरी बहन अपने बड़े भाई के पीछे चुपचाप खड़ी थी। उसकी दोनों चमकदार आंखें उत्सुकता से झपक रही थीं जब वह जियान चेन की पीठ को देख रही थी। जी हाँ, मुझे पता है। बड़े भाई, आप अतिथि का स्वागत करने जाए, मैं पिताजी से मिलने जाती हूँ। ये कहकर दूसरी बहन 2 नौकरानियों के साथ चली गई और जियान चेन और उसके बड़े भाई को अकेला छोड़ दिया। तियानकिन परिवार के परिसर में जियान चेन, मिंगडोंग और किन शियाओ अपने निजी परिसर में बैठकर शराब और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हुए बातें कर रहे थे। चारों ओर फैली विदेशी सुगंधों से सबकी भूख बढ़ रही थी। एक तरफ कुछ नौकरानियां तीनों के लिए शराब परोस रही थीं। भाई जियान चेन, आप पहले व्यक्ति हैं जिनकी मैं, किन शियाओ, सचमुच प्रशंसा करता हूँ। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पीढ़ी में वलोरेंट शहर में मुझे हराया और मुझे अपनी हार स्वीकार करने पर मजबूर किया। आइए एक साथ जश्न मनाएं। किन शियाओ ने अपना प्याला हवा में उठाते हुए कहा। अध्याय 275, देर रात घात लगाकर हमला। जियान चेन के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वह और तियानकिन कबीले का युवा सरदार इतनी जल्दी दोस्त बन जाएंगे। हालांकि किन शियाओ के मुखर और सीधे साधे व्यक्तित्व ने उस पर अच्छा प्रभाव डाला था। विनम्रता से जियान चेन ने अपना शराब का प्याला उठाया और एक घूंट पिया। भाई जियान चेन, आपकी शक्ति वाकई बहुत अधिक है। भविष्य में जब आपके पास समय हो तो हम अपने अनुभव साझा करेंगे। फिलहाल गार्ड्स का कप्तान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे मुकाबला कर सकता है। मुझसे लड़ने के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं और मैं पृथ्वी संत मास्टर से लड़ने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि मैं आसानी से हार जाऊंगा। किन शियाओ ने प्याला पीते हुए समझाया। बेशक, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं भाई किन शियाओ से जरूर बातचीत करूंगा। जियान चेन हंसा। किन शियाओ लड़ाई में तो बहुत उग्र थे, लेकिन अभी वे बातचीत में एक सुखद साथी लग रहे थे। उनका यही स्वभाव उन्हें पाखंडी लोगों से बेहतर बनाता था। भाई जियान चेन, मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। आप दोनों कहाँ से आए होंगे? किन शियाओ ने उत्सुकता से पूछा। जियान चेन ने जवाब देने से पहले थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सच कहूँ तो हम भाड़े के सैनिकों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक दूर राज्य से आए हैं। हम दोनों ने कई मील का सफर तय किया है और कई राज्यों को पार किया है। आज ही हम आराम करने के लिए वलोरेंट शहर पहुंचे हैं। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई घटना घटेगी। ये सुनकर किन शियाओ एक पल के लिए रुका और फिर मुस्कुराते हुए मेज पर हाथ पटका। ये तो बड़ा संयोग है। मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई जियान चेन भाड़े के सैनिकों के सम्मेलन के लिए भाड़े के सैनिकों के शहर जाना चाहेंगे। हाँ, हम दोनों एक ही रास्ते पर जा रहे हैं। क्या भाई किन शियाओ भी भाड़े के सैनिकों के जमावड़े में भाग ले रहे हैं? जियान चेन ने आश्चर्य से पूछा। बेशक, भाड़े के सैनिकों के जमावड़े से मिलने वाले इनाम बहुत ही आकर्षक हैं। महाद्वीप पर शायद ही कोई ऐसा गुट होगा जो इनसे प्रभावित न हो। हमारा तियानकिन कबीला भी इससे अलग नहीं है। इस भाड़े के सैनिकों के जमावड़े में हम अपने कुछ सदस्यों को अपने साथ शामिल कर रहे हैं। किन शियाओ ने उत्साह से कहा। भाई जियान चेन, हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए अभी आप तियानकिन कबीले में ही रहें। 2 महीने बाद हम भाड़े के सैनिकों के शहर के लिए रवाना हो सकते हैं। ये सुनकर जियान चेन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। किन शियाओ, भाड़े के सैनिकों के जमावड़े के शुरू होने में आधा साल भी नहीं बचा है। तब तक हजारों किलोमीटर की दूरी बाकी है और अगर हम वलोरेंट शहर में 2 महीने बिता देते हैं तो हमारे पास वहां पहुंचने का समय ही नहीं बचेगा। किन शियाओ हंसते हुए बोला, ऐसा लगता है कि भाई जियान चेन ने स्पेस गेट के बारे में पहले कभी नहीं सुना है। अंतरिक्ष द्वार। जियान चेन एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया, ये सोचकर कि अंतरिक्ष द्वार आखिर होता क्या है। फिर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने कहा, किन शियाओ, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे तियानकिन कबीले के पास अंतरिक्ष द्वार हो? जियान चेन ने चांग्यांग कबीले और कारगात अकादमी के पुस्तकालयों में स्पेस गेट का जिक्र देखा था। अफवाहें थीं कि स्पेस गेट रहस्यमय पोर्टल होते हैं जो एक विशेष प्रकार की अंतरिक्षीय संरचना से बने होते हैं और महाद्वीप में दुर्लभ होते हैं। स्पेस गेट केवल संत राजा ही बना सकते थे, इसलिए केवल 7 राजधानी शहरों में ही स्पेस गेट थे। ऐसी अफवाह थी कि स्पेस गेट के जरिए दूसरी तरफ जाने पर व्यक्ति हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। स्पेस गेट वास्तव में दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों में से एक थे और लंबी दूरी की यात्रा के लिए एकमात्र सक्षम द्वार थे। जियान चेन की बातों पर किन शियाओ कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, भाई जियान चेन, आप हमारे तियानकिन कबीले को बहुत बड़ा समझते हैं। भला ऐसी रहस्यमयी चीज़ हमारे तियानकिन कबीले के नियंत्रण में कैसे हो सकती है? हमारे जुया राज्य के पास भी स्पेस गेट का नियंत्रण नहीं है। हालांकि हमारे सहयोगी राज्यों में से एक के पास ऐसा ही एक स्पेस गेट है, इसलिए हमारा तियानकिन कबीला इसका इस्तेमाल मर्सिनरी सिटी तक पहुंचने के लिए करने की योजना बना रहा है। अरे वाह, तो बात यह है। जियान चेन ने स्पष्ट स्वर में कहा।
स्पेस गेट के बारे में सुनकर वो बहुत उत्साहित था। उसके पास स्पेस गेट है जिससे वो बिना किसी परेशानी के मर्सिनरी सिटी पहुंच सकेगा। इस समय जियान चेन मन ही मन वैलोरेंट सिटी आने के अपने फैसले पर खुश हो रहा था, वरना वो कभी भी स्पेस गेट की मदद से अपनी परेशानियों को हल नहीं कर पाता। हालांकि तियान युआन महाद्वीप के अभिलेखों में कहा गया है कि केवल 7 राजधानी शहरों में ही अंतरिक्ष द्वार थे, लेकिन ये केवल ऊपरी तौर पर ही था। गुप्त रूप से पूरे महाद्वीप में कई और अंतरिक्ष द्वार छिपे हुए थे जिनका सटीक पता लगाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। तियानकिन कबीले के अध्ययन कक्ष के भीतर क्या शियाओ एर हमारे तियानकिन कबीले में एक बाहरी व्यक्ति को ले आए हैं? मुसीबत की बात है, वाकई मुसीबत की बात है। हमारा तियानकिन कबीला कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी आ जा सके। महंगे कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुर्सी पर बैठते हुए गुस्से से कहा। वह व्यक्ति 40 वर्ष से अधिक आयु का था और उसमें एक बुजुर्ग जैसी शक्ति झलकती थी। उसके शब्दों में तनाव का भाव था और उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के दूसरी ओर सफ़ेद वस्त्र धारण किए एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। वह तियानकिन वंश की दूसरी कुमारी थी। पिताजी, बड़े भाई का स्वभाव तो सीधा साधा है, लेकिन इस बार वो जिसे अपने साथ लाए हैं वो साधारण नहीं है। वैसे तो वो काफ़ी युवा हैं, लेकिन उनमें गजब की ताकत है। बड़े भाई भी उनके सामने टिक नहीं पाए और आपकी बेटी को तो उन्होंने स्तब्ध ही कर दिया। बड़े भाई ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली और उनके प्रति सम्मान भी जताया। आपकी बेटी की नज़रों से मैंने पहली बार बड़े भाई को इस हालत में देखा है। दूसरी मिस ने इतनी कोमल आवाज़ में बात की कि मानो किसी चिड़िया की आवाज़ भी थम जाए। उनकी आवाज़ सुनकर सबकी धड़कनें थम जातीं। अरे, तो बात ऐसी है। लगता है मुझे उस व्यक्ति से मिलना ही पड़ेगा ताकि मैं समझ सकूं कि वो कैसा इंसान है, तभी तो शाओ एर उसका सम्मान करती है। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने धीरे से कहा। उसका सारा गुस्सा अचानक गायब हो गया था। किन शियाओ के घर में जियान चेन, मिंगडोंग और किन शियाओ खाते पीते हुए आपस में हंसते हंसते बातें कर रहे थे। किन शिया के सरल स्वभाव के कारण उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। शाओ एर, तुम तो रोजाना इतनी शांत रहती हो, आज ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी जोर से बोलने लगी हो? उनकी हंसी के बीच एक आवाज़ आई। इसके साथ ही महंगे कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लापरवाही से कदम बढ़ाते हुए परिसर में दाखिल हुआ। पिताजी, आप आज क्यों आए हैं? किन शियाओ आश्चर्य से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उस आदमी की निगाहें कुछ पल के लिए मिंगडोंग और जियान चेन पर टिकी, फिर वह हंसते हुए बोला, मैं कुछ समय से यहाँ नहीं आया था, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने तुमसे मिलने का फैसला किया। फिर उसने बाकी दोनों की ओर देखते हुए कहा, शाओ एर, तुम अपने दोनों दोस्तों को अपने पिताजी से क्यों नहीं मिलवा देती? पिताजी, चलिए मैं आपको अपने साथियों से मिलवाता हूँ। ये जियान चेन है और दूसरे मिंगडोंग। किन शियाओ ने हंसते हुए उन दोनों की ओर इशारा किया। खड़े होकर जियान चेन और मिंगडोंग दोनों ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं जियान चेन कुलपति को प्रणाम करता हूँ। मैं मिंगडोंग कुलपति को अपना सम्मान अर्पित करता हूँ। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने कुछ पल मिंगडोंग को देखा, फिर जियान चेन की ओर देखकर उन दोनों को परखने लगा। थोड़ी हैरानी जताते हुए उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बुरा नहीं है, आप दोनों काफ़ी प्रतिभाशाली लगते हैं। आप दोनों कहाँ से आए हैं? जियान चेन के कुछ कहने का इंतजार किए बिना किन शियाओ ने तुरंत कहा, पिताजी, जियान चेन हमारे जुया राज्य से नहीं है। वे एक दूर राज्य से आए हैं ताकि भाड़े के सैनिकों के सम्मेलन में भाग ले सकें। संयोग से वैलोरेंट शहर की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात मुझसे हुई। आहा, तो समझ आया। हाँ, भाई जियान चेन इतनी दूर से आए हैं। जिस तरह से आप शाओ एर से इतनी जल्दी दोस्त बन गए, लगता है आपकी मुलाकात संयोगवश हुई। किन शाओ, तुम्हारे पिताजी को अभी कुछ काम निपटाने हैं, मेरी अनुपस्थिति में अपने मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना। उस व्यक्ति ने सहज भाव से बात की, मानो वह एक दयालु पिता हो और उसमें किसी मुखिया का घमंड न हो। उसके बाद वह आदमी परिसर से चला गया और उन तीनों को अकेला छोड़ दिया। बाद में स्पेस गेट से जुड़े मामले के कारण जियान चेन और मिंगडोंग दोनों ने किन शियाओ का तियानकिन कबीले में रहने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। स्पेस गेट की मदद से वे लंबी यात्रा किए बिना ही मर्सिनरी सिटी पहुंच सकेंगे। उस रात जियान चेन और मिंगडोंग अपने ही एक अपेक्षाकृत अलग थलग परिसर में रुके रहे, जहां गश्ती दल के लोग भी शायद ही कभी जाते थे। बाद में रात में जियान चेन अपने बिस्तर पर साधना करते हुए अपने हाथों में 2 दानव कोर पकड़े हुए था। भाड़े के सैनिकों के संग में सफल होने के लिए जियान चेन को अपनी शक्ति का निरंतर अभ्यास करना आवश्यक था। उसका लक्ष्य शीर्ष 3 में प्रवेश करना और स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल प्राप्त करना था। अचानक जियान चेन के कान फड़कने लगे और उसकी दोनों आंखें खुल गईं। रात में 2 रोशनी चमकती देख जियान चेन ने पलक झपकते ही अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड निकाली और छलांग लगाकर अपनी तलवार से छत को भेद दिया। टकरा जाना। इस हरकत से छत की टाइलें तुरंत फट गईं। एक धुंधली आकृति सीटी की आवाज़ के साथ छत से नीचे गिरी और जियान चेन की तलवार से टकराए। जियान चेन के हाथ में जोरदार झटका लगा, जिससे उसका हाथ अस्थायी रूप से सुन्न हो गया और उसकी त्वचा का एक हिस्सा फट गया। जियान चेन इस आदमी की ताकत देखकर दंग रह गया। महज एक ही वार में उसे ऐसा आघात लगा था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कम से कम इस अज्ञात हमलावर की ताकत तृतीय चक्र पृथ्वी संत मास्टर स्तर की थी। उस धुंधली आकृति को देखते ही जियान चेन तुरंत पीछे की ओर उड़ गया और बोला, तुम कौन हो? उस आकृति ने एक शब्द भी नहीं कहा और इसके बजाय उसने काले लोहे के डंडे को लहराते हुए जियान चेन पर हमला कर दिया। जियान चेन के शब्दों पर उसके हाथ में मौजूद लाइट विंड स्वॉर्ड नीले और बैंगनी रंग की हल्की रोशनी से जगमगा उठी। अंधेरी रात में ये रंग बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। अगले ही पल लाइट विंड स्वॉर्ड चांदी की तरह चमक उठी और लोहे के गदा पर प्रहार किया। डिंग! दोनों हथियार एक बार फिर टकराए, जिससे जियान चेन पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसका ये रहस्यमय हमलावर इतना शक्तिशाली था कि वह संभवतः तीसरे चक्र के पृथ्वी संत गुरु के बजाय चौथे या 5वें चक्र का था। जियान चेन के लिए इस स्तर से लड़ना संभव नहीं था।
इन सब के बावजूद नीले और बैंगनी रंग की तलवार की ऊर्जा हमलावर के लोहे के डंडे में एक बड़ा छेद करने में कामयाब रही। रहस्यमय आकृति अचानक अपने हथियार को देखते हुए जम गई और फिर कर्कश आवाज में बोली, ये संभव नहीं है। उसकी आवाज में भय भरा हुआ था और वह तुरंत छत से उड़कर रात के अंधेरे में गायब हो गया। जियान चेन बिना कुछ बोले अपनी छत में टूटे हुए छेद को देखता रहा। उसकी आंखों में चमक थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक विचारशील मुस्कान आने लगी। अध्याय 276 खजाना मंडप। टकराना। अचानक कदमों की आहट से काफी शोर मच गया। मिंगडोंग तलवार हाथ में लिए दौड़ता हुआ आया और गंभीरता से पूछा, जियान चेन क्या हुआ? आगे बढ़ते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने छत में बना विशाल छेद देखा। जियान चेन की ओर मुड़कर उसने चिंता से पूछा, जियान चेन क्या तुम ठीक हो? हाथ हिलाते हुए जियान चेन ने कहा, मैं ठीक हूँ। हम तियानकिन कबीले के परिसर में हैं और अभी अभी वालोरेंट शहर पहुंचे हैं। यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। आखिर कौन आप पर हमला करना चाहेगा? मिंगडोंग ने उत्सुकता से पूछा। जियान चेन ने हंसते हुए कहा, यह किसी दुश्मन का काम नहीं है, बल्कि यह मुझे परखने की उनकी कोशिश है। एक परीक्षा। मिंगडोंग के चेहरे पर हैरानी का भाव था। तो फिर आप कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बिना किसी कारण के आप पर हमला किया वे? जियान चेन ने मिंगडोंग को शांत करने के लिए हाथ उठाया और कहा, यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम आपसी सहमति से बात करेंगे और इसके बारे में और कुछ नहीं कहेंगे। मिंगडोंग एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बुदबुदाया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इलाके में गश्त कर रहे गार्ड सतर्क नहीं हुए, इसलिए ऐसा हुआ। मिंगडोंग, काफी देर हो चुकी है, तुम्हें अपने कमरे में वापस जाना चाहिए। इतना कहकर जियान चेन गिरी हुई टाइलों को समेटने लगा और फिर वापस अपने बिस्तर पर चढ़ गया। अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं वापस चलता हूँ। बिना कुछ और कहे मिंगडोंग जियान चेन को और परेशान किए बिना अपने कमरे में लौट गया। जैसे जैसे रात बीतती गई और सुबह हुई, किनशियाओ सुबह सुबह जियान चेन के कमरे में आया तो उसने देखा कि मिंगडोंग ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया था, जिससे दरवाजे के टुकड़े बिखर गए थे। स्तब्ध होकर उसने तुरंत पूछा, भाई जियान चेन, क्या आप अभी भी यहीं हैं? किनशियाओ, अंदर आओ। जियान चेन की शांत आवाज उसके कमरे के अंदर से आए। कमरे में प्रवेश करते ही किनशियाओ ने कमरे की छत पर एक विशाल छेद देखा और फर्श पर टूटी हुई टाइलों का ढेर लगा हुआ था। यह नज़ारा देखकर किनशियाओ दंग रह गया। चारों ओर देखते हुए उसने पूछा, भाई जियान चेन, कल रात आखिर हुआ क्या था? यहाँ इतनी अफरा तफरी क्यों मची है, जैसे कोई लड़ाई हुई हो? जियान चेन ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। कल रात एक रहस्यमय काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने मुझ पर हमला किया था, लेकिन भाई किनशियाओ को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। क्या कल रात किसी ने तुम पर हमला किया? किनशियाओ चौंक कर बोला, फिर तुरंत गुस्से से आग बबूला हो गया, किसकी हिम्मत होगी? मेरे तियानकिन कबीले में कोई ऐसा जुर्म करने की कोशिश करेगा? लगता है उन पहरेदारों को भी बदल देना चाहिए, वे निकम्मे हैं। भाई जियान चेन, मैं अपने पिता को इसकी सूचना दूंगा, आप चिंता न करें। जिसने भी आप पर हमला किया हो, मेरा तियानकिन कबीला उस हत्यारे को बख्शेगा नहीं। हम आज तक किसी ने भी हमारे तियानकिन कबीले की इज्जत को ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। किनशियाओ गुस्से से चिल्लाया और इतनी तेजी से अपने पिता के पास चला गया कि जियान चेन भी उसे शांत नहीं कर सका। ऐसा लगता है कि किनशियाओ को कल रात की घटनाओं के बारे में पता नहीं था। किनशियाओ को जाते हुए देखकर जियान चेन ने अपनी खिड़की से मन ही मन बुदबुदाया। कुछ ही देर में लोगों का एक समूह जियान चेन के पास वापस आ गया। समूह का नेता किनशियाओ था, जिसके साथ तियानकिन कबीले का मुखिया और कुछ अन्य रक्षक भी थे। जियान चेन तेजी से कमरे से बाहर निकला और कुलपति के सामने हाथ जोड़कर बोला, जियान चेन आदरपूर्वक कुलपति तियानकिन को प्रणाम करता है। कुलपति हंसे और बोले, भाई जियान चेन, इतनी विनम्रता दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है कि कल रात आपको दौरा पड़ा था, क्या ये सच है? हाँ, जियान चेन ने जवाब दिया। उस जवाब के बाद मुखिया का रवैया एकदम गंभीर हो गया। जब उसने मिंगडोंग द्वारा तोड़े गए दरवाजे की ओर देखा, खुद जांच पड़ताल करने पर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह चिल्लाया, ये कितना हास्यास्पद है, किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे तियानकिन कबीले के साथ ऐसा करने की? उसने अपने साथ आए एक गार्ड को घूरते हुए कहा, तुम किस तरह के गार्ड के सरदार हो? दुश्मन होकर हमारे कबीले में घुसपैठ करने से इतना बेखौफ, आखिर तुम किस काम के हो? ये सुनकर वहां मौजूद पहरेदार घबरा गए और जमीन पर घुटने टेक कर बोले, हे स्वामी, हम घुसपैठिए की जांच के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कृपया हमें खुद को सुधारने का एक मौका दीजिए। तियानकिन वंश के प्रति वर्षों की आपकी सेवा के लिए भले ही आपका योगदान बहुत कम रहा हो, मैं आपको अस्थायी रूप से क्षमा कर रहा हूँ। जल्दी करो और पता लगाओ कि हमारे तियानकिन वंश के साथ ये किसने किया है। कुलपिता ने कठोर स्वर में आदेश दिया। हम कुलपति के इस दयालु स्वभाव के लिए उनके आभारी हैं। हम घुसपैठिए का पता जरूर लगाएंगे। क्षमादान प्राप्त करने के बाद पहरेदारों ने ये शब्द कहे और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सिर झुकाया। कुलपिता ने गंभीर भावों को तुरंत गायब करते हुए जियान चेन की ओर देखा। भाई जियान चेन, मैं वास्तव में क्षमा चाहता हूँ। ये सोचकर दुख होता है कि मेरे तियानकिन कुल में अतिथि रहते हुए आप पर हमला हुआ, ये सचमुच अप्रत्याशित है। लेकिन कृपया चिंता न करें, मेरा तियानकिन कुल इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसे आपकी संतुष्टि के लिए आपको सौंप दिया जाए। उसके बगल में खड़े पहरेदारों ने कुछ असमंजस के साथ एक दूसरे को देखा। जियान चेन के बारे में उनके पास बहुत कम जानकारी थी। वे केवल इतना जानते थे कि युवा स्वामी ने उससे अच्छी दोस्ती कर ली थी, लेकिन तियानकिन कबीले के मुखिया ने इस नाजुक युवक के साथ उनकी सोच से कहीं ज्यादा अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस युवक को किसी शक्तिशाली परिवार का समर्थन प्राप्त हो? सभी पहरेदारों ने एक साथ सोचा। ये सवाल उनके मन में गहराई से उठ रहा था, फिर भी उनके पास ये सवाल पूछने का अधिकार नहीं था। कुलपिता का जियान चेन के प्रति रवैया देखकर जियान चेन को ऐसा लगा जैसे उसे बहुत लाड़ प्यार मिल रहा हो, इसलिए उसने इस बात से नाराज होने की हिम्मत नहीं की।
हाथ जोड़कर जियान चेन ने कहा, कुलपिता तियानकिन बहुत दयालु हैं। कल रात कुछ गंभीर नहीं हुआ था, इसलिए कृपया इस पर ज्यादा समय बर्बाद न करें। ये निश्चित नहीं है कि मेरा कोई दुश्मन ही मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आया था। उसके बाद कुलपति ने कुछ विदाई के शब्द कहकर जियान चेन को विदा किया और गश्ती दल को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि ऐसी घटना दोबारा न हो। किन शियाओ चलकर जियान चेन के पास पहुंचा। उसकी सुगठित काया की तुलना जियान चेन की दुबली पतली काया से स्पष्ट रूप से अलग दिख रही थी। किन शियाओ ने कंधे पर थपथपाते हुए कहा, भाई जियान चेन, कल रात की घटनाओं ने आपको जरूर चौंका दिया होगा। शुक्र है कि आप सुरक्षित बच गए, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। हंसते हुए जियान चेन ने कुछ शब्द कहे और फिर किन शियाओ को वालोरेंट शहर में सैर के लिए अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी। वालोरेंट शहर बहुत बड़ा था और उसका केंद्र काफी समृद्ध था। किन शियाओ जब जियान चेन और मिंगडोंग को शहर में घुमा रहा था तो उन्हें शहर की कई चहल पहल वाली सड़कें दिखाई दी। फिर वे तीनों अंततः एक विशाल इमारत के ठीक सामने आकर रुक गए, जिस पर सुंदर अक्षरों में ट्रेजर पवेलियन लिखा हुआ था। भाई जियान चेन, वालोरेंट शहर में सबसे ज्यादा खजाने यहीं जमा हैं। यहीं सबसे दुर्लभ खजाने मिलते हैं, चलिए अंदर जाकर देखते हैं। किन शियाओ ने जियान चेन से कहा। ट्रेजर पवेलियन के अंदर कई शानदार पोशाक पहने हुए पुरुष कई हटे कट्टे दिखने वाले भाड़े के सैनिकों के साथ घूम रहे थे, जो सभी अपने आसपास के सामान को ध्यान से देख रहे थे। भाई जियान चेन, इस जगह का सबसे अद्भुत खजानों पर एकाधिकार है। यहाँ कई ऐसी चीजें भी हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है और जो शायद प्राचीन काल की हों। भले ही उनका कोई व्यावहारिक उपयोग न हो, लेकिन संग्रह में रखने पर वे देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। इसलिए बहुत से लोग यहाँ अपने संग्रह के लिए चीजें ढूंढने आते हैं। हालांकि कभी कभार ही कोई ऐसा होता है जो बाद में एक दो अज्ञात खजाने खरीद लेता है। किन शियाओ ने अपने आसपास के सामानों को देखते हुए कहा। अचानक जियान चेन के दांतियान में मौजूद नीले और बैंगनी रंग के तलवार आत्माओं ने एक बार कंपन किया और फिर जियान चेन को टेलीपैथिक रूप से एक संदेश भेजा। उस संदेश से जियान चेन समझ गया कि दोनों तलवार आत्माएं उत्साहित महसूस कर रही थीं। जियान चेन का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने चारों ओर देखा। अपने चेहरे के भाव बदले बिना उसने कहा, भाई किन शियाओ, मैं जाकर देखता हूँ। अच्छा ठीक है, जब जाने का समय होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, किन शियाओ ने जवाब दिया। इसके बाद जियान चेन और मिंगडोंग दूसरी मंजिल पर चढ़ गए। दूसरी मंजिल पर कदम रखते ही जियान चेन एक पल के लिए रुक गए और फिर ऊपर की ओर चढ़ने लगे। जैसे ही जियान चेन चौथी मंजिल के पास पहुंचा, दो हटे कट्टे दिखने वाले आदमियों ने सीढ़ियों की ओर जाने का उसका रास्ता रोक दिया। उनमें से एक ने जियान चेन को देखकर विनम्रता से कहा, माफ कीजिए महाराज, लेकिन इस मंजिल पर केवल बैंगनी कार्ड वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। तियान युआन महाद्वीप में बैंगनी कार्ड धन को संग्रहित करने और बचाने का एक साधन था और यह व्यक्ति की संपत्ति का भी प्रतीक था। ये प्रतिष्ठा का प्रतीक था और स्पष्ट रूप से इमारत की चौथी मंजिल में प्रवेश करने की एक अनिवार्य शर्त भी थी। हाथ के इशारे से एक बैंगनी कार्ड प्रकट हुआ। दोनों आदमियों को देखते हुए उसने कहा, क्या अब मुझे अंदर जाने की अनुमति मिल सकती है? बेशक, कृपया अंदर आइए महाराज। दोनों व्यक्तियों ने तुरंत उन्हें अपने आगे जाने का इशारा किया। जियान चेन पहरेदारों को पार करते हुए चौथी मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन जैसे ही मिंगडोंग उसके पीछे जाने वाला था, दोनों आदमियों ने तुरंत उसका रास्ता फिर से रोक दिया। महामहिम, कृपया हमें अपना बैंगनी कार्ड भी दिखाएं। यदि आप अपना बैंगनी कार्ड नहीं दिखा सकते तो हमारे नियमों के अनुसार आपको चौथी मंजिल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कहते हुए मिंगडोंग के चेहरे पर कड़वाहट छा गई। फिर उसने जियान चेन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, जियान चेन, तुम जा सकते हो, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। एक मिनट रुको, जियान चेन ने मिंगडोंग को रुकने के लिए कहा। हाथ हिलाते ही उसके हाथों में एक बैंगनी कार्ड प्रकट हो गया। उसे मिंगडोंग के हाथों में थमाते हुए जियान चेन ने वहां मौजूद दोनों गार्डों की ओर मुड़कर कड़े स्वर में कहा, क्या अब उसे अंदर जाने की अनुमति है? दोनों गार्डों ने कुछ हिचकिचाहट के साथ एक दूसरे को देखा, फिर मान गए। हालांकि दोनों को पता था कि मिंगडोंग के हाथों में मौजूद पर्पल कार्ड उसका नहीं था, लेकिन इमारत के नियमों में सिर्फ इतना लिखा था कि प्रवेश के लिए पर्पल कार्ड होना अनिवार्य है। नियमों में यह नहीं लिखा था कि पर्पल कार्ड उसी व्यक्ति का होना चाहिए, इसलिए मिंगडोंग ने कोई नियम नहीं तोड़ा था। नीचे की मंजिलों की तुलना में चौथी मंजिल काफी खाली थी। पूरी मंजिल पर कई विचित्र और अनोखी वस्तुएं प्रदर्शित थीं। विभिन्न रंगों के पत्थरों से लेकर लोहे के अजीबोगरीब टुकड़ों तक, यहाँ तक कि कई प्राचीन दिखने वाले मिट्टी के फूलदान और चीनी मिट्टी के बर्तन भी थे। संक्षेप में, देखने लायक कई अद्भुत चीजें थीं, कुछ अतीत से थीं और कई तो बिल्कुल ही साधारण नहीं थीं। हालांकि उनके उपयोग क्या थे यह कोई नहीं जानता था। अध्याय 277, विचित्र 5 रंग का पत्थर। खजाने के मंडप की चौथी मंजिल पर कई रहस्यमयी चीजें थीं। एक विशाल पत्थर की शिला हवा में 1 मीटर ऊपर तैर रही थी और धीरे धीरे हल्की नीली रोशनी से जगमगा रही थी। शिला के नीचे उसे सहारा देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए जो भी इसे देखता वह समझ जाता कि यह कोई साधारण चीज नहीं है। एक अन्य लाल चबूतरे पर लोहे की रेत का एक छोटा सा ढेर था। लोहे की रेत गहरे रंग की थी और उससे लगातार काली लौ निकल रही थी। केवल आसपास की हवा ही ईंधन का काम कर रही थी और आग बिना बुझे निरंतर जल रही थी। इसके अलावा कुछ अन्य विचित्र क्रिस्टल भी थे जो तेज रोशनी से जगमगा रहे थे, साथ ही कुछ प्राचीन दिखने वाले मिट्टी के फूलदान भी थे। खजाने के मंडप की चौथी मंजिल पर पहली मंजिल जितनी भीड़ नहीं थी। वहां केवल 20 महंगे कपड़े पहने हुए पुरुष थे जो आराम से घूम रहे थे और अपनी पसंद की कोई वस्तु चुन रहे थे। जियान चेन नीले और बैंगनी रंग के तलवार आत्माओं से मिल रही संवेदनाओं का अनुसरण करते हुए कमरे के ठीक बीच में रुक गया। उसके ठीक सामने एक काउंटर पर अनगिनत चमकते पत्थर रखे थे। प्रत्येक पत्थर एक वयस्क के हाथ के आकार का था और उनसे रात्रि मोती के समान हल्की रोशनी निकल रही थी, लेकिन ये रात्रि मोती नहीं थे, बल्कि अजीब दिखने वाले पत्थर थे जिनके भीतर हल्की ऊर्जा स्पंदित हो रही थी। अपने भीतर उमड़ रही गहरी अनुभूति के चलते जियान चेन की नज़र एक अंगूठे के आकार के रत्न पर पड़ी।
ये रत्न बिल्कुल गोल था और अनेक रंगों से जगमगा रहा था। पत्थर के भीतर एक विचित्र आकृति बनी हुई थी जो विशेष रूप से आकर्षक थी। जियान चेन जानता था कि यह विचित्र 5 रंग का पत्थर ही तलवार आत्माओं की इतनी खुशी का कारण था, जिसका अर्थ है कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। चौथी मंजिल के प्रबंधक को बुलाकर जियान चेन ने कीमत के बारे में पूछताछ की। खजाना मंडप की चौथी मंजिल का प्रबंधक एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग था। उम्रदराज होने के बावजूद उसकी दोनों आंखें चमक रही थीं मानो उनकी पुतलियां किसी चमकते तारे से निकली हों। प्रबंधक ने जियान चेन को परखते हुए एक भव्य मुस्कान के साथ कहा, मेरे स्वामी की नज़र इतनी तेज है कि उन्होंने इस खास रत्न को पहचान लिया। इस प्रकार के रत्न को बहुरंगी पत्थर के नाम से जाना जाता है। देखने में छोटा होने के बावजूद इसकी कीमत अन्य रत्नों की तुलना में काफ़ी अधिक है। इसका विक्रय मूल्य 15,000 बैंगनी सिक्के है। जियान चेन ने अपनी सांस रोक ली ताकि सदमे से उसकी हौंफने की आवाज़ किसी को सुनाई न दे। ये कीमत बहुत ज़्यादा थी, ये लगभग अविश्वसनीय थी। जियान चेन के चेहरे के भावों में आए बदलाव को देखकर बड़े बुजुर्ग समझ गए कि जियान चेन कीमत से भयभीत हो गया है। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, महाराज कृपया इस बहुरंगी पत्थर को कम मत समझिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह पत्थर क्या है या इसका क्या उपयोग है, लेकिन यह इसकी वास्तविक कीमत है। गहरी सांस लेते हुए जियान चेन ने अंगूठे के आकार के पत्थर को घूरते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। आदरणीय बुजुर्ग, क्या आप कृपया मुझे समझा सकते हैं कि इस पत्थर में ऐसी क्या खास बात है? तो कृपया इस बुजुर्ग को आपको समझाने दीजिए महाराज। बुजुर्ग ने खांसते हुए गला साफ किया और फिर समझाया, यदि हम इस बहुरंगी पत्थर के शुभ प्रकाश को अनदेखा कर दें तो भी यह अपने आप में एक अनुग्रह और शुद्धता का पत्थर है। यद्यपि ये केवल अंगूठे के आकार का है, फिर भी यह अतुलनीय रूप से मजबूत है। कोई भी वस्तु इसकी सतह पर निशान नहीं छोड़ सकती और इसका वजन मौसम के अनुसार बदलता रहता है। सचमुच यह एक रहस्यमयी पत्थर है। जियान चेन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह उत्सुक हो गया और फिर कुछ संदेह के साथ बोला, मौसम के अनुसार वजन बदलने की क्षमता। आदरणीय बुजुर्ग, क्या आप कृपया इसे विस्तार से समझा सकते हैं? चौथी मंजिल के प्रबंधक ने हंसते हुए कहा, महाराज, हालांकि यह बहुरंगी पत्थर कुछ ही दिन पहले हमारे वलोरेंट शहर में आया है, लेकिन इसे पहले ही हमारे खजाना मंडप में कई लोगों के देखने के लिए एक वस्तु के रूप में रखा गया है। पत्थर की रहस्यमय सुंदरता को हमने पहले ही स्पष्ट रूप से देख लिया है। साफ आसमान वाले दिन बहुरंगी पत्थर 5 अलग अलग रंगों में चमकने लगेगा, जैसा कि अभी चमक रहा है। जब मौसम खराब हो या भारी बारिश हो रही हो तो पत्थर इतनी तेज चमकेगा कि पूरा खजाना मंडप जगमगा उठेगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बहुरंगी पत्थर पर पानी की एक बूंद भी गिर जाए तो वह बहुत भारी हो जाएगा। उसका वजन इतना बढ़ जाएगा कि कमजोर लोग उसे उठा नहीं पाएंगे। अरे, इसमें इस तरह का रहस्यमय बदलाव है? जियान चेन ने संदेह से पूछा। इस समय तक चौथी मंजिल पर मौजूद अन्य सभी लोगों ने बहुरंगी पत्थर की कीमत सुन ली थी और उसे देखने के लिए एक ही स्थान पर एकत्रित होने लगे थे। मेरी एक भी बात झूठी नहीं है, बुजुर्ग ने विश्वास से सिर हिलाते हुए कहा। यह बात तब पता चली जब बहुरंगी पत्थर को पॉलिश करने के लिए पानी में डुबोया गया तो वह अचानक इतना भारी हो गया कि 1 किलोमीटर नीचे जमीन में धंस गया। हमारे खजाना मंडप ने एक कुशल विशेषज्ञ को नियुक्त किया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से पत्थर को दोबारा निकाला गया। ये कितना नकली है, एक पत्थर जो सैकड़ों मीटर नीचे जमीन में गिरा। मुझे पूरा यकीन है कि यह सिर्फ एक घोटाला है, मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आखिर किस तरह का व्यक्ति इतना मजबूत हो सकता है कि इतनी गहराई से पत्थर निकाल सके? जियान सेन ने एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि उसके आसपास के अन्य लोगों ने अपने संदेह व्यक्त करना शुरू कर दिया। आप मेरी बात पर विश्वास करें या ना करें, यह आप पर निर्भर है, लेकिन ट्रेजर पवेलियन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में इस तरह की बात पर झूठ बोलना हमारे लिए उचित नहीं है। मुझे नहीं लगा था कि यह पत्थर इतना रहस्यमय होगा। मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ आदरणीय बुजुर्ग जी, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। जियान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। जियान चेन की हरकत देखकर मिंग डोंग चौंक कर उछल पड़ा। अपने कपड़े पकड़ते हुए उसने जल्दी से पूछा, जियान चेन, पागल मत बनो। भले ही यह पत्थर उतना ही जादुई हो जितना लोग कहते हैं, लेकिन इसकी कीमत इतनी नहीं है जितनी वे मांग रहे हैं। जियान चेन ने हंसते हुए कहा, मेरे पास इस पत्थर को खरीदने का एक कारण है। लेकिन भले ही यह पत्थर कितना भी जादुई क्यों न हो, इसकी कीमत 15,000 बैंगनी सिक्के है। ये बहुत महंगा है, मिंग डोंग ने कहा। इस कीमत पर उन्हें नहीं लगता कि यह पत्थर खरीदने लायक है। महाराज, क्या आप सचमुच इस बहुरंगी पत्थर के लिए 15,000 बैंगनी सिक्के खर्च करना चाहते हैं? प्रबंधक ने आश्चर्य भरी नजरों से जियान चेन को देखा। ये वस्तु सचमुच काफी रहस्यमय थी और कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर चुकी थी। जैसे ही उनमें से हर कोई इसकी अत्यधिक कीमत देखता, उनकी रुचि तुरंत खत्म हो जाती। इसलिए इस रहस्यमय बहुरंगी पत्थर को अनदेखा कर दिया गया और इसे वालोरेंट शहर के खजाना मंडप में भेज दिया गया। जियान चेन ने अपना पर्पल कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, आदरणीय बुजुर्ग जी, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। जियान चेन के हाथ में बैंगनी कार्ड देखकर प्रबंधक ने अविश्वास भरी निगाहों से जियान चेन को देखा, मानो ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि क्या वह मजाक कर रहा है। तभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने बैंगनी कार्ड लेते हुए कहा, मालिक सचमुच एक सकारात्मक व्यक्ति हैं। ये बहुरंगी पत्थर हमारे खजाना मंडप के सदस्यों के बीच कई वर्षों से घूमता रहा है, लेकिन अब आखिरकार इसे अपना मालिक मिल गया है। उसके बाद चौथी मंजिल के प्रबंधक ने तुरंत किसी को पास के बैंक से एक व्यक्ति को बुलवाया और पर्पल कार्ड से 15,000 बैंगनी सिक्के निकलवाए। फिर बहुरंगी पत्थर जियान चेन को दे दिया गया। जियान चेन ने अंगूठे के आकार का बहुरंगी पत्थर उठाया और उसे ध्यान से देखा। हालांकि यह पत्थर उसके हाथों में बहुत छोटा था, फिर भी उसे यह कल्पना करना मुश्किल लग रहा था कि पानी की एक बूंद से ही यह पत्थर पल भर में बहुत भारी हो जाएगा। इस विशाल दुनिया में कुछ भी वास्तव में बहुत विचित्र नहीं है। जियान चेन ने मन ही मन आह भरी। अचानक उसके दांतियान में मौजूद तलवार आत्माओं में एक बार स्पंदन हुआ।
उसी समय जियान चेन के हाथों में मौजूद बहुरंगी पत्थर तलवार आत्माओं के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए प्रतीत हुआ, मानो उस छोटे से पत्थर से 5 अलग अलग रंगों की रोशनी फूट पड़ी। खजाना मंडप का पूरा चौथा तल उस बहुरंगी रोशनी से जगमगा उठा। पूरा क्षेत्र रोशन हो गया और दृष्टि के दायरे में आने वाले हर व्यक्ति को ऐसा लगा जैसे पल भर में उनकी आत्मा अचानक शक्तिशाली हो गई हो। हे भगवान, आखिर हो क्या रहा है? कितनी शुभ रोशनी है! ये पत्थर सचमुच एक अनमोल खजाना है। ये कितना जटिल और रहस्यमय पत्थर है जिसका इतना असर होता है। काश मुझे इसके बारे में पहले पता होता तो मैं इसे सबसे पहले खरीद लेती। मैं कितना अंधा हूं कि ऐसे खजाने को खो बैठा। चौथी मंजिल पर मौजूद सभी लोग तुरंत उस पत्थर के बारे में आपस में बात करने लगे, जिससे पहले शांत रहने वाला इलाका शोरगुल और गहमागहमी से भर गया। सभी लोग आपस में उत्साह से बातें कर रहे थे, लेकिन मन ही मन पछता रहे थे कि उनकी नज़र जियान चेन जितनी तेज क्यों नहीं थी जिसने इस खजाने को खोज निकाला था। वहां मौजूद कई लोग जियान चेन के हाथ में मौजूद बहुरंगी पत्थर को लालच भरी नजरों से देखने लगे थे। ये क्या हुआ? खजाना मंडप के बुजुर्ग प्रबंधक ने स्तब्ध होकर कहा। वे कई वर्षों से खजाना मंडप के प्रबंधक थे और उन्होंने कई चीज़ों पर शोध किया था, लेकिन उनके सामने जो स्थिति थी वैसी उन्होंने पहली बार देखी थी। भयंकर तूफान में भी बहुरंगी पत्थर से इतनी तीव्र रोशनी नहीं निकलती थी। इसके अलावा वह ये भी समझ गया था कि यह बहुरंगी चमक सामान्य रोशनी जैसी नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि बहुरंगी पत्थर और इस नौजवान का आमना सामना होना तय था? कई लोगों ने इस पत्थर को देखा है, लेकिन इसकी कीमत देखकर तुरंत पीछे हट गए। लेकिन इस नौजवान ने इसे खरीदने के विचार से भी परहेज नहीं किया। बूढ़े प्रबंधक ने मन ही मन सोचा। इस समय इस स्थिति पर कहने के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं था। जियान चेन भी बहुरंगी पत्थर से निकली अचानक प्रकाश किरणों से चौंक गया था। उसने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए पत्थर को अपने स्पेस रिंग में समाहित कर लिया। बहुरंगी पत्थर के गायब होते ही इमारत को रोशन करने वाला प्रकाश भी तुरंत गायब हो गया। ट्रेजर पवेलियन की चौथी मंजिल पर मौजूद लोग भी रोशनी गायब होने के बाद तुरंत होश में आ गए। जब सूरज की किरण मुझ पर पड़ी तो मुझे बहुत सुकून मिला। मेरा दिमाग इतना तरोताज़ा पहले कभी नहीं हुआ था, एक सजे धजे आदमी ने पास आते हुए कहा। हाँ बिल्कुल सही, मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ कि मेरा दिमाग साफ हो गया है। हे भगवान, ये झूठ नहीं है, मेरी आत्मा कई गुना मजबूत हो गई है। जैसे ही सभी को होश आया, तुरंत ही उन्होंने अपने शरीर में एक नया बदलाव महसूस किया। उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वे आश्चर्य से चिल्लाते हुए अपनी बात कहने लगे। धत्तेरे की! सबकी प्रतिक्रिया देखकर जियान चेन का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। मिंगडोंग को पकड़कर दोनों सीढ़ियों की ओर भागे ताकि वे यहाँ और न रुकें। रुको! एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत भांप लिया कि जियान चेन भागने वाला है। एक ही चीख के साथ वह आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकने के लिए कूद पड़ा। अध्याय 278 लॉर्ड तियानजू। जियान चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने रास्ते में खड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति को तीखी निगाहों से देखते हुए कहा, महाराज, आखिर इसका मतलब क्या है? जैसे जियान चेन के चेहरे पर दिख रहे खतरे के भाव को भांपते हुए उस व्यक्ति ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, कृपया मुझे गलत न समझें मेरे भाई, मैं सिदाव वंश का सदस्य हूँ। आपने जो बहुरंगी पत्थर खरीदा है उसमें मेरी रुचि है, इसलिए सिदाव वंश के प्रतिनिधि के रूप में मैं आशा करता हूँ कि आप वह बहुरंगी पत्थर मुझे बेच देंगे। इस समय तक बाकी लोग पूरी तरह होश में आ चुके थे। जल्दी से वे सभी जियान चेन के चारों ओर जमा हो गए और पत्थर खरीदने के प्रस्ताव देकर उसे परेशान करने लगे। हर प्रस्ताव पिछले प्रस्ताव से अधिक था। मन ही मन आह भरते हुए जियान चेन को इस बात का डर था कि ऐसी घटना घटित होगी। पत्थर की अनूठी क्षमता को देखते हुए कई लोग इसे उससे अत्यधिक कीमत पर खरीदने की कोशिश करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। हालांकि उन्होंने प्रबंधक से इसके बारे में स्पष्टीकरण सुना था, लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि इसमें इतनी सच्चाई है कि इसे खरीदना उचित होगा। जब उस बहुरंगी पत्थर से एक अजीब सी चमक निकली और उन सभी ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होते देखा, तभी उन्होंने वास्तव में इस रहस्यमय खजाने को खरीदने की इच्छा व्यक्त की। सभी से माफी चाहता हूं, लेकिन मैं ये बहुरंगी पत्थर नहीं बेच रहा हूं। जियान चेन ने सभी को संबोधित किया। भाई, तुम इसे मुझे ही बेच दो, मैं इसे 30,000 बैंगनी सिक्कों में खरीदने को तैयार हूं। वैसे भी ये बहुरंगी पत्थर तुम्हारे किसी काम का नहीं है और तुम्हें अनगिनत मुसीबतों में डालेगा। इतना जिद्दी मत बनो। चोटी वाले एक बुजुर्ग ने इस तरह से बात की जिससे ऐसा लगा मानो वह सिर्फ जियान चेन का भला चाह रहे हों। जी हाँ मेरे भाई, ये बहुरंगी पत्थर तुम्हारे हाथों में सुरक्षित नहीं है, बेहतर होगा कि तुम इसे मुझे बेच दो। ये बहुरंगी पत्थर आपके लिए बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा, कौन जानता है कि कोई इसके लिए आपको जान से मारने की कोशिश भी न करे। इससे होने वाला लाभ आपके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। आपको इसे मेरे मेपल कबीले को बेच देना चाहिए। हम इसे 35,000 बैंगनी सिक्कों में खरीदने को तैयार हैं। सभी लोग बोली लगाते हुए लगातार ऊंची बोली लगाने लगे। अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई, ये बहुरंगी पत्थर मेरी चाहत है, तुम सब इसके लिए मुझसे लड़ने की कोशिश मत करो। ये सुनकर शोरगुल तुरंत थम गया। सब लोग भीड़ के पीछे की ओर देखने लगे कि आखिर कौन इतना घमंडी होने की हिम्मत कर सकता है। इतनी भीड़ में ऐसे घमंडी शब्द बोलने की हिम्मत। ट्रेजर पवेलियन की चौथी मंजिल में प्रवेश करने वाले सभी लोग किसी भी तरह से साधारण लोग या साधारण सामाजिक स्थिति के लोग नहीं थे। सफेद वस्त्र पहने केवल 2 व्यक्ति आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए और जियान चेन के ठीक सामने आकर रुक गए। उनमें से एक युवक लगभग 28 वर्ष का था, लगभग मिंगडोंग की उम्र का। उसके बगल में खड़ा अधेड़ उम्र का व्यक्ति दृढ़ भाव से खड़ा था। उसकी दोनों आंखों में एक जीवंत चमक थी और वह शक्तिशाली भाव से भीड़ को घूर रहा था। तो वह युवा स्वामी तियानजुए थे। जैसे ही सबने उस 28 वर्षीय युवक को देखा, सबके चेहरे बदल गए। उनमें से कई तो उस युवक को देखकर मोहक मुस्कान बिखेरने लगे, मानो वे घनिष्ठ मित्र हों।
बाकी लोगों के चेहरे उदास थे और उन्होंने आह भरी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि अब उन्हें बहुरंगी पत्थर प्राप्त करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अरे, मैं यहाँ युवा स्वामी तियानजू से कैसे मिल गया? सब खत्म हो गया, अब ये बहुरंगी पत्थर मेरा नहीं रहेगा। अगर यह छोटा भाई इसे मुझे दे भी दे तो मुझे बदले में इसे युवा स्वामी को देना पड़ेगा। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उदास स्वर में कहा। हाँ, तो ये हैं लॉर्ड तियानजू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आप ट्रेजर पवेलियन में मिलेंगे। चूंकि युवा स्वामी को इस पत्थर में रुचि है, इसलिए हम आपको अब और परेशान नहीं करेंगे। सभी ने एक बार फिर बातचीत शुरू कर दी, लेकिन जहां पहले वे पत्थर खरीदने के लिए आपस में लड़ रहे थे, अब उन सभी ने अपने प्रस्ताव वापस ले लिए थे। किसी के भी चेहरे पर असंतोष का भाव नहीं था और वे युवा स्वामी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसे देखकर सभी की खुशी देखकर वह युवक जियान चेन की ओर बढ़ा और घमंडी स्वर में बोला, रंगीन पत्थर मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारे 15,000 बैंगनी सिक्के बाद में लौटा दूंगा। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए जियान चेन ने शांत स्वर में कहा, मुझे खेद है, लेकिन मैंने कहा है कि मैं बहुरंगी पत्थर नहीं बेचूंगा। ये सुनकर तियानजू क्रोधित हो गया और उसने जियान चेन को घूरते हुए कहा, बच्चे, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वालोरेंट शहर में मैं तियानजू जो चाहूँ वो पा सकता हूँ। तियानजू के उन शब्दों ने जियान चेन को भी थोड़ा क्रोधित कर दिया था। अपनी तीखी निगाहों से उसे घूरते हुए जियान चेन ने गुस्से में कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, अगर मैंने कहा है कि मैं नहीं बेच रहा हूँ तो मैं नहीं बेच रहा हूँ। जियान चेन की धमकी भरी आवाज़ ने पूरे हॉल को अविश्वास से स्तब्ध कर दिया। यहाँ तक कि तियानजू भी एक पल के लिए अवाक रह गया। उसने पहले कभी किसी को इस तरह उससे बात करते नहीं देखा था। खुद को संभालते हुए उसने गुस्से भरी मुस्कान दी और जियान चेन को घूरते हुए कहा, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चे, मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? असल में तुम वालोरेंट शहर में पहले हो। तियानजू ने अपने बगल में खड़े अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा। गार्ड चेंग, इस घमंडी बच्चे को अंदर ले जाओ। ये सोचकर ही लगता है कि ये मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा, ये तो जीने से तंग आ चुका होगा। जी मेरे स्वामी, उस व्यक्ति ने जवाब दिया और फिर अपने दोनों हाथ फैलाकर जियान चेन पर झपट पड़ा। एक झटके के साथ जियान चेन ने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड निकाली। अपने दाहिने हाथ को झटकते ही तलवार चांदी की रोशनी के एक चाप में गायब हो गई और उस आदमी की गर्दन के ठीक बगल में आकर रुक गई। गति इतनी तेज थी कि किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि जियान चेन ने उस पल में क्या कर दिया। अधेड़ उम्र का वह आदमी अचानक रुक गया और अविश्वास से जियान चेन को घूरने लगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और माथे से पसीना तेजी से बहने लगा। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। वह जियान चेन की हरकतों को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाया था। उसकी तलवार के सामने वह कुछ भी करने में असमर्थ था। जब उसने महसूस किया कि लाइट विंड स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर आ गई है, तभी उसे पता चला कि जियान चेन ने वार किया है। अगर जियान चेन सचमुच उसे मारना चाहता तो वह कुछ भी नहीं कर पाता। मध्य महान संत गुरु बनने की उपलब्धि हासिल करने के बाद जियान चेन की शारीरिक और तलवारबाजी दोनों में तेजी आ गई थी। ये व्यक्ति शिखर महान संत गुरु स्तर पर था, इसलिए अगर जियान चेन ने लापरवाही न बरती होती तो उसके लिए इसे बचना नामुमकिन था। ये दृश्य देखकर चौथी मंजिल पर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए और जियान चेन को खेद और सहानुभूति दोनों भावों से देखने लगे। बेहद शर्मनाक, मेरे रक्षक पर हमला भी, तुम सचमुच मुसीबत मोल ले रहे हो, तियानजू ने भयंकर क्रोध से गरजते हुए कहा। आखिर ये शोर कौन मचा रहा है? कितना परेशान करने वाला है? इस शोर से मेरे कान के पर्दे भी कांप रहे हैं। तियानजू के दहाड़ते ही सीढ़ियों की तरफ से एक और गुस्से भरी आवाज आई। उस नई आवाज को सुनते ही चौथी मंजिल पर मौजूद सभी लोग तुरंत दया भरी नजरों से सीढ़ियों की ओर देखने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे। ये किसने कहा? क्या वह मरने की कोशिश कर रहा है? जिस किसी ने भी अभी अभी कुछ कहा है उसे बोलने से पहले सोच लेना चाहिए था। अभी एक शब्द भी युवा स्वामी तियानजू को नाराज कर सकता है। लॉर्ड तियानजू पहले से ही बहुत क्रोधित हैं। इस नवागंतुक को शायद अब तक पता नहीं चला होगा, लेकिन इसने लॉर्ड तियानजू को नाराज कर दिया है। सचमुच इसने कड़वा सेब चुन लिया है। जैसा कि उम्मीद थी, तियानजू ने जैसे ही वह बात सुनी, उसका चेहरा बेहद क्रूर हो गया और वह जानलेवा इरादे से सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। ऐसी बातें कहने की हिम्मत किसने की? जल्दी से अपना चेहरा दिखाओ। तीसरी बार उकसाए जाने पर तियानजू का चेहरा गुस्से से बेहद लाल हो गया था। सबके सामने ही एक हट्टा कट्टा दिखने वाला आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर उनकी ओर बढ़ा। हालांकि जैसे ही सबने उसे देखा, सबके चेहरे उतर गए। सदमे के मारे हर कोई एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहा था। तियानजू को बोलते हुए सुनकर सब मुस्कुरा रहे थे, ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा, लेकिन अब उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह घोर भय का भाव आ गया। क्यों किन शियाओ, तो तुम थे? उस हटे कट्टे युवक को सीढ़ियों से ऊपर आते देख तियानजू का पहले से ही गुस्से से भरा स्वभाव पल भर में भयभीत हो गया। सीढ़ियों से ऊपर आने वाला व्यक्ति तियानकिन कबीले का युवा सरदार किन शियाओ था। किन शियाओ ने तियानजू की ओर देखते हुए ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि इतना शोर क्यों हो रहा है, तो ये सब तुम ही थे। तियानजू, पिछले कुछ दिनों में तुमने मुझे गाली देकर हद ही कर दी। क्या तुम मार खाना चाहते थे? तुम? किन शियाओ की बातों पर तियानजू का चेहरा पीला हरा पड़ गया और उसने कांपती उंगली से उसकी ओर इशारा किया। दुर्भाग्य से वह किन शियाओ से इतना डरता था कि कभी भी जानबूझकर उसे अपशब्द नहीं कहता था। वह किन शियाओ के स्वभाव से भली भांति परिचित था। अगर वह पलटकर जवाब देता तो किन शियाओ इन सब के सामने उसकी पिटाई करने से नहीं डरता। ये प्रभु को प्रणाम करता है। ये व्यक्ति स्वामी किन शियाओ को प्रणाम करता है। उसी क्षण चौथी मंजिल पर मौजूद सभी लोग किन शियाओ का उत्साहपूर्वक अभिवादन करने लगे, मानो वह उनका कोई प्रिय मित्र हो। तियानजू की छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि वह किन शियाओ को जवाब नहीं दे सकता था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसने पीछे मुड़कर अपने ठीक बगल में खड़े जियान चेन को देखा।
उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी और उसने कहा, किन शियाओ, इस नासमझ लड़के ने हमारे तियानकिन कबीले की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है और मेरे रक्षकों पर हमला करने की हिम्मत भी की है। तुम्हारा समय बिल्कुल सही है, हमें इसे तुरंत सबक सिखाना चाहिए। लेकिन ऐसा कहते हुए तियानजू मन ही मन मुस्कुराया, किन शियाओ, तुम खुद तो काफ़ी ताकतवर हो, लेकिन मैं तुम्हें सबके सामने सबक सिखा दूंगा। उसने जियान चेन की ताकत खुद देखी थी, इसलिए वह किन शियाओ की मुस्कान का मुकाबला करने के लिए जियान चेन की ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर किन शियाओ ने जियान चेन की ओर देखा, जिसने अपनी तलवार रक्षक की गर्दन पर रखी हुई थी। ये देखकर किन शियाओ को ये जानने की भी आवश्यकता नहीं थी कि क्या हो रहा है। पल भर में उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने तेजी से अपनी मुट्ठी से तियानजू की छाती पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह कुछ कदम पीछे लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। कमीने, तियानजू, मेरे भाई को उकसाने के लिए भी तुम पिटना चाहते हो? किन शियाओ ने सबके सामने गाली देते हुए गुस्से में दहाड़ा। अध्याय 279, 5 रंग के पत्थर से उत्पन्न विपत्ति। तियानजू किन शियाओ के गुस्से भरे मुंह का जवाब देने में फुर्तीला नहीं था, इसलिए वह बस अवाक होकर जियान चेन और किन शियाओ को देखता रहा। बार बार मुंह खोलते बंद करते हुए वह उलझन में चिल्लाया, किन शियाओ, तुम क्या कह रहे हो? वह तुम्हारा भाई है। अगर तियानजू अभी मरना चाहता तो उसका हल उसके सामने ही था। असल में वह जियान चेन का इस्तेमाल करके किन शियाओ को नीचा दिखाना चाहता था ताकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इस अचानक घटनाक्रम से न सिर्फ उसने किन शियाओ के मुन्हा बोले भाई का अपमान किया, बल्कि जियान चेन द्वारा किन शियाओ को सबक सिखाने का मौका भी गंवा दिया। इतना ही नहीं, उसने जियान चेन को धमकाने के लिए अपने कुल की ताकत का इस्तेमाल करने की क्षमता भी खो दी, क्योंकि अगर किन शियाओ किसी का पक्ष लेता तो वह जियान चेन का ही साथ देता। अगर ऐसा होता तो तियानजू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। किन शियाओ तियानजू की ओर बढ़ा और उसकी छाती पर एक और जोरदार प्रहार किया। उस मौके में इतनी ताकत थी कि तियानजू कुछ कदम पीछे की ओर उड़ गया। अगर उसकी अपनी ताकत न होती तो वह और दूर जा गिरता और पीठ के बल जमीन पर गिर जाता। उसके शरीर पर लगातार 2 और वार झेलने के बाद तियानजू का और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने गुस्से से भरी निगाहों से कहा, किन शियाओ, हद से ज़्यादा मत करो। हद से ज़्यादा तो तुम हो। तियानजू, बदमाश, मेरे सगे भाई को धमकाने की कोशिश करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हद से ज़्यादा कहने की? मेरे सगे भाई को इतनी आसानी से धमकाया नहीं जा सकता। किन शियाओ गुस्से से दहाड़ा। तियानजू को जरा भी सम्मान न देते हुए उसने उस पर अपना दबदबा बनाए रखा। चौथी मंजिल पर मौजूद सभी लोग दूर खड़े होकर उत्सुकता भरे भावों से दृश्य को देख रहे थे। उनमें से किसी के भी चेहरे पर आश्चर्य का भाव नहीं था, मानो उन्हें इस परिणाम की उम्मीद थी। किन शियाओ, तुम बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हारे सगे भाई को कैसे धमकाया? तियानजू ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ जोर से कहा, मानो उसके साथ अन्याय हो रहा हो। उसने अपने कुल की ताकत का इस्तेमाल करके जियान चेन को धमकाने और उससे बहुरंगी पत्थर छीनने की कोशिश जरूर की थी। दुर्भाग्य से जियान चेन न केवल उससे डरा नहीं बल्कि उसने उसके रक्षकों पर भी हमला कर दिया, जिससे तियानजू अब काफ़ी परेशान हो गया क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। तियानजू, बोलने की कोशिश भी मत करो। यह मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम किस तरह के इंसान हो। तुमने वलोरेंट शहर में बहुत से लोगों को लंबे समय तक परेशान किया है। अगर मैं नहीं भी जानता तो आज ही वह दिन होता। ये सोचकर ही बुरा लगता है कि तुम मेरे भाई को परेशान करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम सचमुच शेर का दिल और तेंदुए की आंतें खाने की कोशिश कर रहे हो। तियानजू, बदमाश, आज ही वह दिन है जब मैं एल्डर तियान से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। किन शियाओ दहाड़ते हुए एक बार फिर तियानजू पर दोनों मुक्के बरसाए। तियानजू किन शियाओ से काफ़ी कमजोर था, इसलिए वह उसके खिलाफ कुछ भी करने में पूरी तरह असमर्थ था। किन शियाओ की मुट्ठियां जोरदार आवाज़ के साथ तियानजू पर पड़ीं। हालांकि मुक्कों से चोट तो लगी, लेकिन वह उतनी गंभीर नहीं थी क्योंकि किन शियाओ भी तियानजू को ज़्यादा चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता था। किन शियाओ, बस तुम इंतजार करो, जब हम वापस लौटेंगे तो मेरे पिता को इसके बारे में ज़रूर पता चलेगा। तुम्हें सज़ा मिलेगी। तियानजू ने चिल्लाते हुए किन शियाओ के मुक्कों से बचने की कोशिश की। मुझे याद नहीं कि तुमने यह बात कितनी बार कही है। किन शियाओ ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए कहा। जियान चेन भी अपने सामने घटी इस घटना को देखकर अचंभित था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बहुरंगी पत्थर बेचने के लिए उसे मजबूर करने वाला घमंडी तियानजू इतनी बुरी तरह हार जाएगा। उसका सारा घमंड पल भर में चकनाचूर हो गया था। फिलहाल जियान चेन अनुमान लगा सकता था कि तियानजू और किन शियाओ दोनों एक ही तियानकिन वंश से थे। किन शियाओ किन परिवार से था और तियानजू तियान परिवार से था। धीरे धीरे अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड की शक्ति को आत्मसात करते हुए जियान चेन ने एक हल्की कड़वी मुस्कान के साथ किन शियाओ को तियानजू का पीछा करते हुए देखा। इस समय का तियानजू बिल्कुल अलग व्यक्ति था। भाई किन शियाओ, चलिए इस मामले को भूल जाते हैं, जियान चेन ने किन शियाओ से कहा। किन शियाओ ने एक पल के लिए तियानजू का पीछा करना बंद कर दिया और अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, चूंकि ऐसा लगता है कि मेरा भाई तुम्हें माफ़ करना चाहता है तियानजू, तो देखते हैं कि क्या तुम उसे फिर से परेशान करने की कोशिश करोगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं किन शियाओ अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तियानजू ने किन शियाओ को कुछ भय भरी निगाहों से देखा। वह उससे नाराज़ होकर बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह कमज़ोरों को धमकाने वाला और ताकतवरों से डरने वाला व्यक्ति था। कबीले में किन शियाओ की ताकत और रुतबा उससे कहीं ज़्यादा था। कबीले में लगभग हर कोई उसकी इतनी परवाह करता था मानो वह कोई अनमोल रत्न हो। इस तरह की देखभाल उसके जैसे साधारण साधनाशील व्यक्ति को मिलने वाली देखभाल से कहीं बेहतर थी। कुछ ही देर बाद तियानजू ने गुस्से भरी निगाहों से जियान चेन को घूरा। आज की सारी घटनाओं और अपमान का सारा दोष उसने जियान चेन पर डाल दिया। जियान चेन के पास जाकर किन शियाओ ने यह देखने के लिए उसकी ओर देखा कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं आई है, फिर उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, भाई जियान चेन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ।
शुक्र है भाई किन शियाओ इतनी जल्दी आ गए, वरना अंजाम बुरा होता। जियान चेन हंसा। इतना कहकर उसने सीढ़ियों पर पहरा दे रहे 2 आदमियों की तरफ देखा। वे दोनों अभी भी सीढ़ियों पर भावहीन होकर ठंडी निगाहों से खड़े थे, लेकिन जियान चेन और किन शियाओ की दोस्ती देखकर वे एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चले गए। ट्रेजर पवेलियन में इस अनुभव के बाद जियान चेन, मिंगडोंग और किन शियाओ तियानकिन कबीले में वापस लौटने के लिए इमारत से बाहर निकल गए। तियानकिन कबीले के परिसर के भीतर जियान चेन और मिंगडोंग दोनों को एक और सुंदर आवासीय क्षेत्र में ले जाया गया। इस बार किन शियाओ का परिसर पहले से भी उनके करीब था। जब जियान चेन अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, जिससे कमरे की सारी रोशनी मंद हो गई। अपने बिस्तर पर बैठे हुए जियान चेन ने अपने स्पेस बेल्ट से वह बहुरंगी पत्थर निकाला जो उसने खजाना मंडप में खरीदा था। जैसे ही बहुरंगी पत्थर उसके हाथ में आया, उसके दांतियान में मौजूद तलवार आत्माएं एक बार फिर कांपने लगी, जिससे जियान चेन के मन में एक सुखद अनुभूति टेलीपैथिक रूप से प्रवाहित होने लगी। उसी समय बहुरंगी पत्थर से एक समृद्ध प्रकाश निकलने लगा, जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। देखते ही देखते धुंधला सा दिखने वाला कमरा रंग बिरंगे प्रकाश से जगमगा उठा, जो दीवार की दरारों से रिसकर बाहर की ओर फैल रहा था। जियान चेन स्वयं भी पत्थर से निकलने वाली विभिन्न रंगों की चमक में नहाया हुआ था। आसपास के इलाके की रखवाली कर रहे पहरेदारों ने जियान चेन के कमरे से निकली अचानक तेज रोशनी को ही देखा। हैरानी से चिल्लाते हुए गार्डों के सरदार ने तुरंत आदेश दिया, जल्दी जाओ और मुखिया को सूचना दो, और एक गार्ड को सूचना देने के लिए भेज दिया। कमरे के अंदर जियान चेन प्रकाश में नहाता रहा। उसकी आत्मा अब बेहद प्रसन्न थी और वह महसूस कर सकता था कि यह पहले से कहीं अधिक विस्तार कर रही है। इसके अलावा जिस बात ने उसे और भी चौंका दिया वह ये थी कि उसके मन में एक छवि स्पष्ट रूप से उभरने लगी। उसके मन में जो दृश्य उभरा वह किसी तरह उसके कमरे के चारों ओर का पूरा बाहरी क्षेत्र था। यह उसके मन में एक दीवार पर बने स्क्रॉल की तरह दिखाई दिया और जियान चेन किसी तरह जमीन पर रेंगती हुई एक चींटी के छोटे से बिंदु को देख सका। आखिर हो क्या रहा है? ये बहुरंगी पत्थर कितना शक्तिशाली और रहस्यमय है, जियान चेन ने हैरानी से चिल्लाकर कहा। अचानक उसके दांतियान के भीतर मौजूद तलवार आत्माएं एक बार फिर कांप उठीं और उसके शरीर के बाहर नीले और बैंगनी रंग की एक चमक दिखाई दी। पलक झपकते ही उन्होंने बहुरंगी पत्थर को घेर लिया और फिर उसके शरीर में समा गईं, जिससे बहुरंगी पत्थर का प्रकाश और नीला व बैंगनी रंग की चमक दोनों गायब हो गईं। बहुरंगी पत्थर के गायब होते ही उससे निकलने वाली रोशनी भी बाहरी दुनिया से गायब हो गई और रहस्यमय तरीके से जियान चेन के मन के भीतर की दुनिया में प्रवेश कर गई। यहाँ तक कि उसे दिखाई देने वाली बाहरी दुनिया की छवि भी गायब हो गई। जब जियान चेन ने अपनी हथेली पर खाली जगह देखी तो उसका चेहरा एकदम भावहीन हो गया और वह चिल्ला उठा, पत्थर कहाँ है? ठीक उसी क्षण जियान चेन को एहसास हुआ कि बहुरंगी पत्थर कहीं भी नहीं मिल रहा है। जियान चेन के मन में चिंता जाग उठी। बहुरंगी पत्थर एक दुर्लभ खजाना था जो आत्मा को शक्ति प्रदान करता था। अगर यह बिना किसी निशान के गायब हो जाए तो यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अगर किसी को ऐसा दुर्लभ खजाना मिल जाए जिसका इस्तेमाल वह खुद को बेहतर बनाने के लिए कर सकता हो तो यकीनन वह उसे तब तक नहीं ले जा पाएगा जब तक वह बिना किसी निशान के गायब न हो जाए। उसके दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा और उसने राहत की सांस ली। बहुरंगी पत्थर पूरी तरह गायब नहीं हुआ था, बल्कि वह उसके दांतियान में समा गया था और तलवार आत्माओं द्वारा घेर लिया गया था। डोंग डोंग डोंग। अचानक उसके कमरे का दरवाजा हिलने लगा, जिससे जियान चेन तुरंत गंभीर हो गया। वह समझ गया था कि बहुरंगी पत्थर से निकलने वाली रोशनी का पता चल गया है। धड़ाम, एक जोरदार आवाज गूंजी। ये देखकर कि जियान चेन दरवाजा नहीं खोलने वाला था, बाहर खड़े लोगों ने उसे लात मारकर तोड़ दिया और अंदर घुसने लगे, जिससे कमरा भर गया। इस समूह में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे जिनके चेहरे पर जीवंतता झलकती थी। उनकी ठुड्डी के नीचे लंबी दाढ़ी थी और उस बुजुर्ग के पीछे कई अन्य अधेड़ उम्र के पुरुष थे जो देखने में काफी असाधारण लग रहे थे। एक ही नज़र में जियान चेन समझ गया कि उसके सामने खड़े बुजुर्ग व्यक्ति का कबीले में बहुत उच्च पद है। बुजुर्ग ने जियान चेन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि किन शियाओ ने कल एक अच्छा दोस्त बनाया है। छोटे भाई, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति तुम ही होगे। धीरे धीरे बिस्तर से उतरते हुए जियान चेन ने कुछ पल दरवाजे के टूटे हुए अवशेषों को देखा और फिर आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम जियान चेन है, मैं बड़े को प्रणाम करके सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। एक और मुस्कान के साथ बुजुर्ग ने कमरे में चारों ओर देखा, लेकिन देखने लायक कोई मूल्यवान चीज नहीं थी। छोटे भाई, मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ से एक अजीबोगरीब रोशनी का स्पेक्ट्रम निकलते देखा। इसका कारण कौन सा खजाना हो सकता है? मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि इसका कारण क्या था। क्या ये बूढ़ा आदमी इसे देख सकता है? उसने पूछा। अध्याय 280, एक खतरा। जियान चेन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अगर बड़े ने पहले ही अनुरोध किया होता तो वह बहुरंगी पत्थर निकाल सकता था, लेकिन अब वह पत्थर उसके दांतियान के भीतर था और तलवार आत्माओं द्वारा जकड़ा हुआ था, जिसका मतलब था कि उसे निकालना उसके लिए असंभव था। जियान चेन के चेहरे पर चिंता का भाव देखकर बड़े गुरु ने एक पल के लिए अपनी आंखें सिकुड़ी और फिर थोड़ी झुंझलाहट भरी आवाज में बोले, छोटे भाई, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। खजाना चाहे कितना भी कीमती क्यों ना हो, मैं एल्डवो उस पर लालच नहीं करूंगा। मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि आखिर खजाना है क्या। आदरणीय बुजुर्ग, मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन मैं बहुरंगी पत्थर नहीं निकाल सकता। जियान चेन ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान ला दी। दुर्भाग्य से इस समूह का आगमन बिल्कुल असमय हुआ। उनके आते ही बहुरंगी पत्थर उसके दांतियान में प्रवेश कर गया और उसे स्पष्टीकरण देने का कोई मौका नहीं दिया। आखिरकार यह एक रहस्यमय घटना थी और अगर वह सच भी बता देता तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता। तुम इसे बाहर नहीं निकाल सकते। क्या तुम्हें डर है कि हमारे सम्मानित बुजुर्ग तुम्हारे इस घटिया खजाने को छीनने की कोशिश करेंगे? हमारे तियानकिन कबीले में एल्डवो का काफी दबदबा है, भला वो आपके खजाने से ईर्ष्या कैसे कर सकते हैं?
तुम्हारा खजाना कुछ सिक्कों से ज्यादा कुछ नहीं है, हमारे एल्डर वू इसे एक कीमती वस्तु के रूप में कैसे देखेंगे। जब उनके पीछे खड़े लोग जोर शोर से जियान चेन की आलोचना करने लगे तो बुजुर्ग ने एक शब्द भी नहीं कहा। जियान चेन का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया, फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, वू जी, मैं आदरणीय गुरु से खजाना छिपाना नहीं चाहता, लेकिन अप्रत्याशित घटना के कारण मैं इसे प्रकट नहीं कर सकता। जियान चेन ने शांत स्वर में लेकिन थोड़ी सी कठोरता के साथ कहा। यदि दूसरी ओर से दबाव डाला गया तो वह उन्हें बख्शने वाला नहीं था। यहाँ खोखली बातें मत करो, जल्दी करो और हमारे बड़े वू के लिए वह वस्तु ले आओ। कबीले में उनकी हैसियत को देखते हुए तुम्हारी वस्तु चाहने से उन्हें क्या लाभ होगा। एक युवक ने जियान चेन से कठोर स्वर में कहा। रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई जिससे सब लोग चौंक गए। एक हट्टा कट्टा दिखने वाला युवक भीड़ के बीच से दौड़ता हुआ कमरे में आया और जैसे ही सबने उसे देखा सबने हाथ जोड़कर कहा, मेरे स्वामी। जो व्यक्ति दौड़कर आ रहा था वह किन शियाओ था। भतीजे शियाओ, तुम यहाँ किस लिए आए हो। युवक को देखकर एल्डर वू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने कोमल स्वर में उससे ये प्रश्न पूछा। किन शियाओ का अपने कबीले में काफी प्रभाव था और भले ही स्वयं एल्डर वू का कबीले में काफी दबदबा था, फिर भी वह उसके साथ हद से ज्यादा सख्ती करने की हिम्मत नहीं करते थे। किन शियाओ ने एल्डर वू की ओर एक नजर डाली और कड़े स्वर में बोला, एल्डर वू, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए। यह मेरे शपथधारी भाई जियान चेन का घर है, यहाँ इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। इतना कहकर उसने एल्डर वू के पीछे खड़े लोगों की ओर देखा और गुस्से से आदेश दिया, यहाँ मौजूद सभी लोग तुरंत चले जाएं। एल्डर वू के पीछे खड़े सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जब एल्डर वू ने उन्हें गुस्से से घूरा तभी वे सब अपनी जगह पर खड़े रह गए। ये देखकर किन शियाओ के चेहरे पर क्रोध का भाव आ गया और जैसे ही वह एक बार फिर आदेश देने वाला था, अचानक घर के बाहर से एक गंभीर आवाज सुनाई दी। मैं चाहता हूं कि हर कोई अभी यहीं आ जाए। इस बुलंद और गरिमामयी आवाज को सुनकर सबकी धड़कनें थम सी गईं। हालांकि उन्होंने यह नहीं देखा कि वह कौन था, लेकिन वे सभी उस आवाज से इतने परिचित थे कि उन्हें पता था कि यह तियानकिन वंश के मुखिया की आवाज है। हम कुलपति का स्वागत करते हैं, हम कुलपति का स्वागत करते हैं। बाहर खड़े समूह ने मुखिया को आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर आज्ञाकारी भाव से कमरे से बाहर निकल गए। मुखिया के शब्दों के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं बची कि वह कमरे के अंदर रुके। सफेद वस्त्र धारण किए हुए मुखिया के पीछे कुछ अधेड़ उम्र के पुरुष चुपचाप खड़े थे जब वे कमरे में दाखिल हुए। ये कुलपति का अभिवादन करता है, एल्डर वू ने आदरपूर्वक कहा। पिताजी, आप आखिरकार आ ही गए। एल्डर वू और उनके उपद्रवी साथियों ने बिना किसी उद्देश्य के भाई जियान चेन के कमरे में जबरदस्ती घुसपैठ कर ली। अगर यह खबर फैल गई तो हमारे तियानकिन कबीले की मेहमाननवाजी करने की हिम्मत कैसे बचेगी। किन शियाओ ने असंतोष से कहा। कुलपति ने एल्डर वू की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, एल्डर वू, ये छोटा भाई इस समय हमारे तियानकिन कबीले का अतिथि है। आपका बिना अनुमति के उसके निवास में प्रवेश करना स्वीकार्य नहीं है। यदि पूरे शहर को इसके बारे में पता चल गया तो हमारे तियानकिन कबीले की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। जल्दी से भाई जियान चेन से माफी मांगिए। एल्डर वू का चेहरा चिंता से भर गया जब उन्होंने कुलपति को अविश्वास भरी निगाहों से देखा। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि एक सम्मानित बुजुर्ग होने के नाते उन्हें युवा पीढ़ी से माफी मांगने की क्या जरूरत थी। उसके मन में दुविधा थी, हालांकि वह कुलपति के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, वह केवल अनिच्छा से जियान चेन से माफी मांग सकता था। छोटे भाई, मैंने अपने पहरेदारों से सुना है कि तुम्हारे कमरे से तेज रोशनी निकली थी, इसलिए मैं देखने आया हूं कि क्या हुआ। कुलपिता ने जियान चेन को हल्की सी मुस्कान दी। उनकी आवाज़ काफ़ी दयालु थी और उसमें कबीले के नेता का घमंड नहीं झलक रहा था। जियान चेन के चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, इस बहुरंगी पत्थर ने तो मानो मुसीबत ही खड़ी कर दी थी। खजाना मंडप से पत्थर खरीदते ही उसे मुसीबत का सामना करना पड़ा था। सौभाग्य से उसी समय किन शियाओ आ गई, वरना हालात और भी बिगड़ जाते। और इस बार तो सौभाग्य से कुल का मुखिया भी आ गया था। कुलपति किन, ये व्यक्ति हाल ही में खजाना मंडप गए थे और एक विचित्र पत्थर खरीद लाए। पहरेदारों ने जो बहुरंगी प्रकाश देखा वह उसी पत्थर से आ रहा था। जियान चेन ने समझाया, ओह, क्या ऐसा कोई पत्थर होता है। कुलपति ने उत्सुकता से जियान चेन की ओर देखते हुए कहा, छोटे भाई, मुझे नहीं पता कि किस प्रकार के पत्थर में इस तरह की रहस्यमय बहुरंगी रोशनी हो सकती है। क्या मैं देख सकता हूं कि वह पत्थर कौन सा है। उन्होंने उत्सुकता से कहा। कुलपति किन, वह पत्थर किसी तरह मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है, इसलिए मैं उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं। जियान चेन ने असहाय भाव से कहा, क्या ये तुम्हारे शरीर के अंदर है। मुखिया ने हैरानी और थोड़े अविश्वास के साथ चिल्लाकर कहा, ऐसा लगता है कि यह पत्थर एक सर्वोच्च खजाना है। मैंने प्राचीन अभिलेखों में पढ़ा है कि कुछ ही सर्वोच्च खजाने ऐसे होते हैं जो शरीर में समाहित हो सकते हैं। इसके प्रभाव सचमुच जादुई होते हैं। कुलपति के पीछे से एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, सर्वोच्च खजाना। एल्डर जुओ, सर्वोच्च खजाना आखिर कितना शक्तिशाली होता है। एल्डर की ओर मुड़कर उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए उनसे सलाह ली। बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, कुलपति जी, सर्वोच्च खजानों के बारे में जानकारी देने वाले प्राचीन अभिलेख अत्यंत दुर्लभ हैं। मुझे भी इसके बारे में बस कुछ ही अंश पता है। ये सुनकर कुलपति के चेहरे पर निराशा के भाव आ गए और उन्होंने बिना कुछ कहे जियान चेन की ओर देखा। एक गहरी आह भरते हुए उन्होंने कहा, छोटे भाई, जिस तरह से तुम्हें इतना बड़ा खजाना मिला है वह तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था। याद रखना, भले ही तुम किसी अपराध से मुक्त हो, लेकिन दूसरे लोग इससे ईर्ष्या करेंगे। मैंने सुना है कि खजाना मंडप में रहते हुए कई लोग तुम्हारे खजाने के पीछे पड़े थे, इसलिए सावधान रहना, नहीं तो कोई इसे तुमसे चुराने की कोशिश करेगा। ये व्यक्ति कुलपति को उनकी चेतावनी के लिए धन्यवाद देता है। जियान चेन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। इसके साथ ही कुलपति और उनके सभी साथी बहुरंगी पत्थर के बारे में एक भी शब्द कहे बिना उस क्षेत्र से चले गए।
भाई जियान चेन, आपके पास इतना कीमती रत्न है, इसलिए आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। वैलोरेंट शहर में तो कोई इसे आपसे चुराने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन शहर से निकलते ही मामला बिल्कुल अलग हो जाएगा। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि आप खजाने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति से सुरक्षित रहेंगे, किन शियाओ ने गंभीरता से कहा। उसके बाद किन शियाओ भी कमरे से चला गया। मिंगडोंग कुछ देर पहले आकर पता लगाने आया था कि आखिर हुआ क्या था, और सब कुछ ठीक होने की पुष्टि करने के बाद वह भी साधना जारी रखने के लिए अपने कमरे में लौट गया। तियानकिन कबीले के कुछ लोगों द्वारा टूटे हुए दरवाजे की मरम्मत करने के बाद जियान चेन ने दरवाजा फिर से बंद कर लिया और पूरी लगन से साधना करने लगा। भाड़े के सैनिकों के जमावड़े से पहले उसे अपनी शक्ति को यथासंभव बढ़ाना था। पलक झपकते ही दिन रात में बदल गया। देर रात घने अंधेरे में जियान चेन लगातार दानवों के मूल तत्वों से ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित करता रहा। क्रीक, जियान चेन के दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उस धीमी आवाज़ के बाद एक काली आकृति अंदर आती हुई दिखाई दी। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए जियान चेन ने शांत भाव से उस अंधेरे आकृति को देखा और पूछा, महाराज, आप रात में मुझसे मिलने क्यों आए हैं? आखिर आपको मुझसे क्या काम है? हालांकि जियान चेन साधना में लीन था, फिर भी वह हमेशा सतर्क रहता था और अपने आसपास के वातावरण पर नजर रखता था। इसलिए जब यह व्यक्ति उसके कमरे में आया तो वह समझ गया। वहां एक भी मोमबत्ती की रोशनी न होने के बावजूद वह व्यक्ति आसानी से मेज तक चलकर बैठ गया। तभी एक बुजुर्ग की आवाज़ सुनाई दी, जियान चेन, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं तुम्हारा बहुरंगी पत्थर खरीदना चाहता हूँ, तुम इसे कितने में बेचोगे? जियान चेन हंसते हुए बोला, तो यह एल्डवू हैं। हालांकि एल्डवू, आज रात आपको निराश होना पड़ेगा। मैंने दिन में ही कहा था कि बहुरंगी पत्थर मेरे शरीर में प्रवेश कर चुका है और अब मेरे नियंत्रण से बाहर है। मुझसे बहस मत करो जियान चेन। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास कर लूंगा? मैं तुमसे सीधे सीधे बात करना चाहता हूँ। वह बहुरंगी पत्थर तुम्हें केवल मुसीबत में डालेगा और देर सवेर तुम्हारा अंत कर देगा। क्या तुम उसे बेचोगे या नहीं? एल्डवू का धैर्य अब टूटने लगा था। एल्डवू की बातों से जियान चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब जब उन्होंने ऐसी बातें कह दी थीं तो जियान चेन को उनके प्रति विनम्र रहने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई और ठंडे स्वर में कहा, ये बिक्री के लिए नहीं है। एल्डवू के शरीर से थोड़ी सी घातक भावना झलकने लगी। मेज पर हल्के से हाथ मारते हुए उन्होंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बहुत खूब। आशा है कि तुम्हें इसका पछतावा न हो जियान चेन। इतना कहकर एल्डवू कमरे से चले गए। एज की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।